आओ कुछ छोटी छोटी बातें रिवाइज करें, फिर आगे बढ़ेंगे रिवाइज करते हुए। जो जो पूछूंगा बताते बताते चलना है ना, साथ साथ बताते चलना। रिवाइज भी हो जाएगा, टेस्टिंग भी हो जाएगी तुम्हारी। तो मेरे को चार्ज बताओ क्या है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तो था ना उस वाली क्लास में, एक बार चार्ज बता दे। तो बता। फंडामेंटल क्वांटिटी है, सारी क्वांटिटी फंडामेंटल हो सकती है वैसे तो, हाँ, पर फिर भी आगे। हाँ तो बता। हम्म। अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये थोड़ा ना पूछा टाइप्स ऑफ चार्ज, मैं तो पूछ रहा हूँ बस चार्ज बता दो क्या है। हाँ, और इस बार ना मैं रिकॉर्डिंग इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें दिखाऊं कि जो मैंने करा है कुदरत में उससे बाहर टीचर पूछ नहीं सकता, कहीं तक का जोर लगा ले। तो इसलिए रिकॉर्डिंग भी चल रही है अब तुम्हारी, अब थोड़ा सा सतर्क होकर पढ़ना तुम। तो चार्ज, चार्ज वो प्रॉपर्टी है मैटर की जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बस। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से ही दो चार्ज इंटरेक्ट करते हैं। मैटर इंटरेक्ट करता है बेसिकली, मैटर इंटरेक्ट किसके बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। और इसीलिए इन चार्ज के दो टुकड़े कर दिए कन्वेंशनली। कैसे? कन्वेंशनली। कन्वेंशनली क्या होता है? कन्वेंशन मतलब किसी भी चीज को किसी भी चीज पे असाइन कर देना, है ना। जैसे बनिया मतलब लालची, है ना, कंजूस। जाट मतलब बुद्धि हटा दे, बाकी का पता नहीं। तो ये सब क्या है, ये बात सच नहीं है, ये क्या है, कन्वेंशन है, हमने बना ली। घर पे बैठ के चीजें ऑब्जर्व की और लिख लिया, और अपने हिसाब से चीजें बता के बना दी। तो कन्वेंशनल है, एक का नाम पॉजिटिव, एक का नाम नेगेटिव। ठीक है। पॉजिटिव के पास कौन कौन से चार्ज आएंगे, जैसे प्रोटॉन, इसके पास जैसे इलेक्ट्रॉन। और अगर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, और इतने ही पॉजिटिव और इतने ही नेगेटिव को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल अपने आप में कोई चार्ज नहीं है, कैटेगरी नहीं है। इसका मतलब है क्यू नेट जीरो है किसी भी बॉडी पे, इसका मतलब ये नहीं है क्यू जीरो है। इसका मतलब है जितना माइनस क्यू उतना प्लस क्यू, ये है इसका मतलब। ये है बेसिकली चार्ज। ये तुमने टाइप्स ऑफ चार्ज के आगे से बताना शुरू कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। अच्छा, क्या ये डेफिनेशन काम करेगी? नंबर मिलेंगे इस पे, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है इस डेफिनेशन में, कि ये डेफिनेशन हमें कुछ बता नहीं पा रही। इसने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस। मेरे से सवाल पूछा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस क्या है, जो चार्ज की वजह से आ रहा है, कुछ पता ही नहीं लगा। जब ये पूछ रहा है वो बता दे रहे हैं, जब वो पूछ रहा है तो ये बता दे रहे हैं। तो इसलिए कोई पुख्ता डेफिनेशन नहीं हुई, इससे मुझे कुछ भी पता नहीं लगा। पता लग जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती, हम कुदरत को कंट्रोल करना सीख लेते। जिस चीज के बारे में पता होता है तभी तो कंट्रोल करेगा ना, जब पता ही नहीं कंट्रोल कहां से कर ले, है ना। तो चार्ज पता होने का मतलब चार्ज को कंट्रोल करना, चार्ज को कंट्रोल करने का मतलब मैटर को कंट्रोल करना, मैटर को कंट्रोल करना मतलब भगवान बन जाना। वो हम हो नहीं सकते, तो इसीलिए हम चार्ज पता नहीं कर पाएंगे। जितना पता है उतना ही बहुत है हमारे लिए। अच्छा, दूसरी चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्वांटाइजेशन बताओ क्या है। मैं सारी मुद्दे की बात पूछ रहा हूँ। ये है बेसिकली, है ना। और ये क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, मतलब इंटीजर। ठीक है। ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा किससे, 1.6 से डिवाइड करके देखेंगे 3.3 को। अगर नहीं हुआ डिवाइड तो, पर तुम किससे डिवाइड कर रहे हो ये भी देखो, और ऊपर क्या है ये भी देखो। तो ये तो हो जाएगा 1.6, ये हो जाएगा 3.3 इनटू में। इसको सोल्व करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻3। ये डेसिमल उड़ा, ये डेसिमल उड़ा। बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, 33 इंटू 10,000, सॉरी 1000 कर रहे हो, है ना। और ये इससे डिवाइड नहीं होता। अगर मैं बोल दूं 3.3 इंटू 10⁻⁻15, अब बताओ ये एग्जिस्ट करेगा क्या? ये तो नहीं करा। ये एग्जिस्ट करेगा कैसे? हाँ, 10,016 से डिवाइड होता है भाई, 125 बार। कैसे बताऊं? ये एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 16 से 10,000 डिवाइड हो जाता है। नहीं यकीन आता तो करवा भी सकते हैं हम। करवाना है? 16 चिक्का
96, तो 6 से काट ले इसे, 16 छिक्का 96 आ गया, बचा कितना 4, 40, तो 16 दूनी 32, बचा कितना 8, 80, 16 पंजे 80, ये ले 625 से जा रहा है। पता था ना मेरे को, ये है जाड़ बुद्धि। अच्छा, अगर तुम्हें क्वांटाइजेशन क्लियर है तो क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट कहीं फेल भी हो सकता है, हमेशा क्वांटाइजेशन काम करेगा, हमेशा क्वांटाइजेशन काम करना तो चाहिए। सपोर्ट कर सकते हो अपनी बात को? हाँ बताओ। मैं कोई ऐसी जगह चाहता हूं जहां क्वांटाइजेशन अप्लाई ना हो सके, फेल हो जाए, तो ऐसी कोई जगह है जहां क्वांटाइजेशन अप्लाई ना होता हो? ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने अपने यहाँ की करेंसी सबसे छोटे यूनिट के नाम पे मैंने रख ली 0.1 पैसे। 0.1 पैसा कितना रुपया होता है? क्या? 0.01 रुपया, है ना, या 0.001 रुपया? 1 × 10⁻³ ठीक है। अच्छा, और मैंने कहा कि अब दुनिया में जो पैसे चलते हैं वो 1 करोड़ के मल्टीपल में चलते हैं। क्या अब कोई ऐसा पैसा एग्जिस्ट करेगा जिससे डिवाइड ना होता हो पूरा पूरा? कोई पैसा इसके लिए एग्जिस्ट ऐसा नहीं करेगा जिससे पूरा पूरा डिवाइड ना कर पाए जिसे, तो इसका मतलब ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तक कोई परेशानी? तो जब हमेशा एग्जिस्ट करेगा तो कौन सा पैसा एग्जिस्ट करेगा, कौन सा पैसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो बात ही खत्म हो गई। क्वांटाइजेशन हम देखते हैं ना, कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये देखते हैं। लेकिन क्या मैं क्वांटाइजेशन को इस तरीके से सोच सकता हूं कि वो खत्म ही हो जाए, चार्ज एग्जिस्ट करे ही करे? ऐसा हो सकता है किन बॉडीज पे? कंटिन्यूअस बॉडीज पे। कंटिन्यूअस बॉडीज वो बॉडीज है जिन पे क्वांटाइजेशन लगभग खत्म हो जाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि मेरे को तो अर्थ पे चार्ज चाहिए, अब अर्थ इतनी ज्यादा बड़ी है कि मैं एक इकाई ढूंढ ही नहीं पाऊंगा, ये ढूंढ ही नहीं पाऊंगा मैं। जैसे मैं बताता हूं, 1 मीटर क्यूब है, इस 1 मीटर क्यूब में 10⁻28 पार्टिकल आ जाते हैं, मैटर के 10⁻28 पार्टिकल आ जाते हैं कितने में? 1 मीटर क्यूब में। अर्थ का अगर वॉल्यूम निकाले तो कितना आएगा? 4/3 इंटू 4/3 पाई 3.14 इंटू r³ आर कितना है यहाँ पे? आर है 6.4 इंटू 10⁻6, क्योंकि मीटर स्क्वायर में निकाल रहे हैं ना, और इसका क्यूब, ये वॉल्यूम है इसका। ऐसे ऐसे कितने 1 मीटर क्यूब उसके अंदर आ जाएंगे? जितनी वैल्यू लिखी हुई है उतनी आ जाएंगे। आई बात समझ में? ये वैल्यू इमेजिन कर पा रहे हो कितनी बढ़िया? और 1 मीटर क्यूब में कितने? 10⁻28। तो इतने मीटर क्यूब में कितने होंगे? इनफाइनाइट, एग्जैक्टली इनफाइनाइट, गिन ही नहीं पाओगे, इतनी जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे पास। तो जब चार्ज ही इनफाइनाइट हो गया, कहीं की क्वांटाइजेशन? तो दुनिया की हर कॉन्टिन्यूअस बॉडी पे क्वांटाइजेशन काम ना करके, क्वांटाइजेशन काम ना करके क्या काम करता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है। क्वांटाइजेशन काम ना करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काम करेगा, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो भी सीख लो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके का हो सकता है, एक लीनियर, सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक। तीनों का देखो, मैंने कहा कि एक रोड है मेरे पास जिसकी लेंथ L है, एक रोड है जिसकी लेंथ L है, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज फैला हुआ है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। तो मेरे को बताओ L लेंथ पे कितना चार्ज है? Q, ये क्या है? लेंथ, ये क्या है? चार्ज। L लेंथ पे कितना चार्ज? Q चार्ज। एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज? Q बाय L, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, और यही है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे क्वांटाइजेशन का कोई खेल नहीं है, चीजें कंटिन्यूअस में है। मैं एक कोई छोटा सा चार्ज निकाल के उसको गिन नहीं सकता, इसलिए मैंने एलिमेंट ले लिया। आई बात समझ? जैसे रोटेशन में मैंने तुझे बताया था कि वहां पे हमने डीएम माना था एक बार, और एक बार M1 M2 M3 M4 माने थे। तो जब कंटिन्यूअस बॉडी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? एक एलिमेंट लेना पड़ता है, और उस एलिमेंट को इंटीग्रेट करना पड़ता है। और क्या फर्क है इंटीग्रेशन और इसमें? सिग्मा हर जगह काम नहीं करता, सिग्मा सिर्फ किसके लिए काम करेगा? डिस्क्रीट वैल्यू के लिए। लेकिन इंटीग्रेशन
हर जगह काम करेगा, कंटिन्यूएशन में काम करेगा। जैसे अगर मैं बोलूं 1 से लेके 10 तक की सारे नंबर जोड़ दो, सिग्मा कर पाएगा ये? बता कैसे करेगा? 1 से लेके 10 तक सारे नंबर जोड़ने हैं। तो तेरी तरफ देख रहा है, कर लेगा? +3 +4, मैंने कहा सारे नंबर जोड़ने हैं, इन्फिनिटी कैसे आ जाएगा? सारे नंबर जोड़ने हैं ना। तो 1 और 2 के बीच में कितने नंबर आते हैं? बोल। 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर बोल दे। 1.5, 1 और 1.5 के बीच में कितने नंबर है? कोई भी नंबर बोल दे एक। 1.25 और 1 के बीच में कितने नंबर है? कोई भी एक बोल दे। ये बीच में आता है। 1.4, 1.25 और 1 के बीच में आता है। क्या हो गया? 1 और 1.25 के बीच में पूछा है मैंने, तो 25.25 तो छोटा होना चाहिए बाद वाला। तो 40 कैसे कर ले रहा है उसे? समझ क्या पढ़ाने बैठा हूं मैं, देख। मैं ये पढ़ाने बैठा हूं कि ये नंबर बड़ा है इससे, ये नंबर इससे बड़ा है, तो ये 1 और 1.25 के बीच में नहीं आ सकता ये। अच्छा 1.24, हाँ ठीक है 1.24। अब 1.24 और 1 के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं? कोई भी एक बोल दे। क्या इसका कभी एंड होगा? कभी एंड नहीं होगा। तो ऐसे ही 1 से लेकर 2 के बीच में कितने नंबर बोले जा सकते हैं? 1 और 1 पॉइंट के बीच में, 1 और 1.1 के बीच में कितने नंबर बोले जा सकते हैं? इनफाइनाइट। 1 और 1 और 1.001 के बीच में कितने नंबर बोले जा सकते हैं? इनफाइनाइट। जोड़ लेगा ये आदमी? ये नहीं जोड़ पाएगा, लेकिन ये जोड़ देगा, और इसीलिए तुम इसको पढ़ते हो इंटीग्रेशन को। ठीक है। तो यहां पे भी क्या काम आता है? इंटीग्रेशन ही काम आता है। असलियत में मैंने तुम्हें बिना दिखाई यूनिटरी मेथड लगा के इंटीग्रेशन पेल रखा है। अगर तुम्हें सही से बताऊं तो सही से ऐसे बताया जाता है। मैंने x दूरी पे जाके एक dx नाम का एलिमेंट लिया, सुनने ध्यान से, x दूरी पे जाके एक dx नाम का एलिमेंट लिया। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? l। dx पे कितना चार्ज होगा? dq। dx पे कितना चार्ज? dq। इतनी बात समझ में आती है? पक्का? तो मैंने कहा कि एक यूनिट पे कितना चार्ज आएगा, तो मैं अगर dq लिखूं, अगर मैं dq लिखूं तो dq किसके बराबर होगा? मैं बता देता हूं, l लेंथ पे कितना चार्ज है? q। एक यूनिट पे q बाय l। तो dx पे कितना आएगा? तो dq किसके बराबर आया? dq q बाय l dx। अरे dq किस पे चार्ज है? एक एलिमेंट पे चार्ज है, उस एलिमेंट का नाम क्या है? dx। इस dx पे कितना चार्ज है? dq, उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। और वो कैसे निकाली? यूनिटरी मेथड से। इस l लेंथ पे कितना चार्ज? जब तक तुम मुंह से नहीं बोलोगे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में रह के थोड़ी ना पढ़ना है अपने को, भाई बातें अच्छी करनी है ना। तो l लेंथ पे कितना चार्ज? q। एक यूनिट लेंथ पे, तेरे को समझ आ रहा है q बाय l कैसे? अरे एलिमेंट नहीं भाई, टॉफी बांटी है हमने, टोटल अपॉन टोटल करा है बस। एक यूनिट पे हमेशा टोटल अपॉन टोटल आता है, एक यूनिट पे हमेशा टोटल अपॉन टोटल आता है। तुम 3 जने हो, है ना? तुम 3 को मैंने मान लो 10 किताबें दी या 9 किताबें दी, तो तुम 3 को अगर 9 किताबें दी है, एक को कितनी मिली? कैसे पता लगा ये? हाँ तो ऐसे ही तो मैं बता रहा हूँ, एल लेंथ पे कितना चार्ज? क्यू। तो एक यूनिट लेंथ पे क्यू बाय एल। अब आ गया समझ में? अच्छा, 2 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज? तुम 2 को कितनी किताबें मिली? क्यू बाय 2 इंटू क्यू बाय एल भाई, क्यू बाय एल। थोड़ा लंबा चलेगा तेरे हिसाब, रुक जा। क्या? तो तुमने देख के क्या कर लिया? हाँ, क्या करा है बता? 40 लेके बैठा है, 40 लेके बैठा है, क्या करा है बता? हाँ हाँ, 12वीं में तो मैं ही नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे नहीं। हाँ तो 2 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज? 2 क्यू बाय एल। 3 यूनिट पे, 4 यूनिट पे, अच्छा n यूनिट पे, बता तू बता। n इंटू क्यू बाय एल। अच्छा x यूनिट पे, x इंटू क्यू बाय एल। dx यूनिट पे,
पहुंच गए भाई? अब समझ आया डी क्यू क्यू बाई एल डी एक्स कैसे आया? कोई परेशानी यहां तक? अब मैं लगा दूंगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मुझे डी क्यू निकालना है, इधर लिमिट कहां से कहां तक होगी? क्यू बाय एल डी एक्स। लिमिट कहां से कहां तक? कहां से शुरू हुआ मैं? 0 और गया कहां तक? एल तक। कोई दिक्कत? अच्छा फिर Q कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये L कांस्टेंट है, बाहर आ गया, दिख रहा है? अंदर बचा dx। dx का इंटीग्रेशन, बहुत सारे dx जोड़ दिए भाई। dx का इंटीग्रेशन तेरे को पता है? dx का इंटीग्रेशन कैसे? अरे भाई फॉर्मूला थोड़ी ना पूछ रहा हूँ मैं, नहीं उससे नहीं। हाँ बता। अगर इसके इनफाइनाइट टुकड़े कर दिए और वो वापस टुकड़े जोड़ दो इनफाइनाइट, तो क्या बनेगा? वापस यही बनेगा ना। तो पहले तुमने x के टुकड़े किए इनफाइनाइट, फिर उन सबको जोड़ दिया, तो कितना आया? x ही तो आया। लिमिट कहां से कहां तक? तो क्यों एक बार इसमें l रखेंगे, एक बार इसमें 0 रखेंगे, डिवाइडेड बाय l। l से l कटा, कितना आया चार्ज नेट? ये इंटीग्रेशन इसमें छुपी हुई थी जो मैंने तुम्हें नहीं दिखाई। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, टॉफी बांटो तुम, और टॉफी बटती ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वो तो भाई तुम्हारी बुद्धि की देन है, उसमें क्या कर सकते हैं। लैम्डा क्या हुआ? लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। कितनी लेंथ पे कितना चार्ज, कैसे याद रखोगे? कितनी लेंथ पे कितना चार्ज, बताओ याद रहेगा क्या? या तो कोई परेशानी? ऐसे ही सुपरफिशियल में क्या होगा, कोई एक एरिया होगा मेरे पास, उस पर कोई चार्ज फैला होगा, तो मेरे को यहाँ पे इसका सिंबल होता है सिग्मा। सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा? क्यू बाई। अच्छा चार्ज की यूनिट क्या होती है? ई की वैल्यू क्या होती है? -17 कुलाम। अच्छा चार्ज जनरली हम कौन सी यूनिट में लेते हैं? जनरली कौन सी यूनिट में लेते हैं? माइक्रो कुलाम। एक माइक्रो कुलाम में कितने कुलाम? अरे 10⁻⁻⁶। 10.6 क्या होता है ये? कैसे करके मानोगे भाई? बिल्कुल तुम तो बिल्कुल ही ऐसे दूसरी क्लास की तरह पढ़ने। जितना पढ़ा है उतना याद रखो, और मैं तो पढ़ा भी नहीं रहा, अभी कुछ मजाक कर रहे हैं हम। अच्छा ऐसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -31 kg। अच्छा ऐसे ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लगभग कितना भारी होता है? 1800 गुना। ठीक है, सॉरी उल्टा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना भारी होता है? 1800। 1800। ये 37 कैसे? कहाँ? ठीक है बढ़िया, वो कहीं काम नहीं आने वाला। 1800 ही लगाना पड़ेगा, जब कैलकुलेशन करेगा ना अंदर से चीख निकली कि 1800 लिख दे। अच्छा तो ये Q बाय A हो गया। ऐसे ही वॉल्यूमेट्रिक में क्या आएगा? और इसका डिनोट करते हैं हम रो से। कोई दिक्कत? इसकी लैम्डा की यूनिट बता सकते हो? बताओ कितनी? मीटर पर लेंथ। शाबाश। इसकी? इसकी? ये सारी बातें याद रहेंगी। अगर मेरा चार्ज किसी लाइन पे फैला हुआ है, अगर मेरा चार्ज किसी लाइन पे फैला हुआ है, तो क्या मैं उसे एल लैम्डा लिख सकता हूं? अगर मेरा चार्ज किसी एरिया पे फैला हुआ है, तो क्या मैं उसे सिग्मा ए लिख सकता हूं? और अगर मेरा चार्ज किसी वॉल्यूम पे फैला हुआ है, तो उस चार्ज को मैं रो वी लिख सकता हूं। तो ये सारी बातें याद रहेगी। इन बातों में कुछ दिक्कत है क्या? ये मुश्किल है? तो ऐसी जगह पे क्वांटाइजेशन किसी काम का नहीं है मेरे, यहाँ पे कंटिन्यूएशन काम करता है। क्या काम करता है? कंटिन्यूएशन। ठीक है। अच्छा क्वांटाइजेशन और कंटिन्यूएशन दोनों अलग अलग बातें हैं, एक ही बात है? एक ही बात है, देखने का नजरिया बदल गया बस। और जैसे ही हमारा नजरिया बदलता है, हमारी सच्चाई बदल जाती है। ठीक है, इसी तो कहते हैं ना इंसान बदल गया। पहले तुम्हारी कुछ और मान्यताएं थी, बचपन में कुछ और मान्यताएं होंगे ना। बदले हो ना, बड़े हो गए, कहीं पे सोचते होंगे कि यार बचपन में हम क्या ही सोचते थे। ये आज तक घमंड बरकरार है कि हमने कभी कुछ गलत सोचा ही नहीं बचपन से अब तक। तो बदलाव उसे ही कहते हैं। अब समझाता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम कोई चीज बहुत दूर से देखो, तो तुम्हें डिस्क्रीट नजर नहीं आती, वो कंटिन्यूस नजर आती है। वो डिस्क्रीट नजर नहीं आती, वो कैसी नजर आती है? कंटिन्यूस नजर आती है। ठीक है, जैसे स्क्रीन है, इस स्क्रीन में तुम्हें कहीं ब्रेक नजर आ रहा है? नहीं। बट तुम अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखोगे, तुम इसमें गड्ढे नजर आएंगे, ऐसा लगेगा बॉल उभरी हुई है स्क्रीन में। तो क्या वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ गई?
कब? जब तुमने बहुत पास से देखा, जब तुमने बहुत पास से देखा। जब चीजें दूर से देखते हो तब वो डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखाई देती, वो किस में बदल जाती है? कंटिन्यूअस मैनर में बदल दी जाती है। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, अगर कोई आदमी इस लाइन को इस दीवार से भी दुगना पीछे जाके देखे तो उसको ये सीधी नजर आएगी, और हमें कैसी नजर आ रही है? जीने जैसी, है ना? तो इसका क्या रीजन है? दूर से देखना। ऐसे ही जब हम चार्ज को बहुत नजदीक से देखते हैं तो हम एक एक चार्ज, 10-10 चार्ज, 15-15 चार्ज, या फिर लाखों चार्ज, करोड़ों चार्ज देख पाते हैं। लेकिन जब हम बड़ी चीजों पे चार्ज देखते हैं, जैसे डस्टबिन हो गई, बोर्ड हो गया, मैं हो गया, तुम हो गए, ये टेबल होगी, सब कुछ, इन पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। और इतने बड़े चार्ज को अगर मैं पास जाके देखूंगा तो क्वांटाइजेशन लग जाएगी, और उसी को अगर मैं दूर से देखूंगा तो उसमें इतने चार्ज मैं गिन नहीं सकता, मेरे लिए इनफाइनाइट है, तो वो कंटिन्यूस हो गए। समझ आया? कोई दिक्कत? जैसे एक और चीज, क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग बातें हैं, एक ही बात है? एक ही बात है। दिखाता हूं मैं ऐसे हाथ घुमा रहा हूं अपना, सामने से देख रहे हो तो तुम्हें कैसे नजर आ रहा है? क्लॉकवाइज। और कोई इस दीवार के पीछे से देखेगा तो उसे कैसे नजर आएगा? उस साइड से देखो तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी क्या है? देखने का नजरिया है। ऐसी कोई चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव वो भी देखने का नजरिया है। चीजें बहुत घूमी हुई हैं, अगर डिटेल में समझोगे तो दिमाग खराब होता है ना? इसलिए डिटेल में धीरे धीरे जाएंगे ताकि तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब ना हो। हाँ, श्योर टेस्ट, हाँ उसी पे जाएंगे, अभी जाएंगे। अच्छा उससे पहले मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया था? मैंने तुम्हें रबिंग बता दिया था, ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय फ्रिक्शन। हाँ, अब इसमें एक और चीज सुनो। रबिंग में मैंने तुम्हें ये बताया था कि चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, उस पर हमारी डिस्कशन हुई थी, है ना? अच्छा रबिंग में चार्ज ट्रांसफर होता है, इसका मतलब चार्ज क्या फिजिकली एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाता है? और कौन सा चार्ज मूव कर सकता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता। तो अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज गया तो कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसका मास बढ़ेगा, और उस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके पास, इकट्ठा हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पहुंचने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ तो उसकी नेगेटिव नेचर इंक्रीज हुआ, और मास भी, इसका मास डिक्रीज हुआ, और इसमें पॉजिटिव नेचर बढ़ा। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मेरे को ये बताइए, नेगेटिव चार्ज बना या पॉजिटिव चार्ज बना? और जितना पॉजिटिव बनेगा उतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा भाई? ये कैसी बात हुई? मेरा पैसा खर्च हो रहा है और मैं ही अमीर बनता जा रहा हूं, ये कैसे हो सकता है? मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज की बात नहीं कर रहा केमिस्ट्री की, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रैंक वाइज बात कर रहा हूं कि किस पे कितना नेगेटिव चार्ज है, किस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसमें बताओ कोई दिक्कत यहां तक? सारी बात क्लियर है? तो इसका मतलब जब भी कभी चार्ज ट्रांसफर होता है, क्योंकि रबिंग से एक फिजिकल फॉर्म है चार्ज ट्रांसफर करने की, इसमें असलियत में एक इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के दूसरे पे चला जाता है। क्लियर है? तो जब ऐसा होता है तो एक इलेक्ट्रॉन फिजिकली मूव करके गया है, तो इसका मतलब चार्ज में भी चेंज आया, क्यू इनिशियल क्यू फाइनल बदले, लेकिन ओवरऑल क्यू नेट बदला नहीं, ओवरऑल क्यू नेट नहीं बदला। ये कौन सी प्रॉपर्टी? कंजर्वेशन। तो अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे गए हैं, फिजिकली गए हैं, तो मास में भी बदलाव आता है और चार्ज में भी बदलाव आता है। ये बात क्लियर है? अब मेरे को बताओ कि जब कभी भी दो बॉडी को रब करते हैं, तो जैसे ए को बी से रब किया, ए को बी से रब किया, तो मेरे को बताओ ए और बी सेम नेचर के चार्ज से चार्ज होंगे या अपोजिट नेचर के चार्ज से चार्ज होंगे? अपोजिट। कैसे? कोई एक इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव। तो ये अपोजिट नेचर से चार्ज होते हैं। समझ आया? ऐसी एक और मोड है कंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन। तुमने फ्रिक्शन अच्छे से पढ़ लिया? अब कंडक्शन। हाँ, अरे फ्रिक्शन फोर्स यहां यहां, चार्ज बाय फ्रिक्शन अच्छे से आता है अब तुम्हें, सारी डिटेल बता दी मैंने। ऐसे ही एक है चार्ज बाय कंडक्शन। चार्ज बाय कंडक्शन में क्या होता है? कॉन्टैक्ट होती है बॉडी एक दूसरे के ऊपर। जैसी दो बॉडी का आपस में कॉन्टैक्ट होता है तो किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज फ्लो कर जाते हैं, जस्ट बाय कॉन्टैक्ट। हाँ, वो ना, वो कब होता है? वो तब होता है जब किसी एक के पास चार्ज ज्यादा हो, किसी एक के पास कम हो। एक बात बता,
बिजली की तार पता नहीं क्या भाई क्या गाता रहता है। ये पेन कब तक सीधा रहेगा? ऐसा क्या होगा कि अगर मैं टैबलेट को ऐसे कर दूं तो पेन इधर गिरेगा, इधर नहीं गिरेगा? पोटेंशियल हायर से लोअर जाती है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा की कम? अरे इसकी कम, इसलिए यहां से यहां जाएगा। ये चार्ज यहां से यहां क्यों फ्लो करेगा? और जब बराबर हो जाएगी तो रुक जाएगा। समझ आया? तो यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर होगा जस्ट बाय कॉन्टैक्ट, जस्ट बाय क्या चार्ज अगेन फिजिकली ट्रांसफर हुआ। तो जो फिजिकली ट्रांसफर हुआ, किसी एक पे मास बढ़ेगा, किसी एक पे मास घटेगा, कोई एक पॉजिटिव होगा, कोई एक नेगेटिव होगा, और दोनों बॉडी अपोजिट नेचर में चार्ज होती है। दोनों बॉडी अपोजिट नेचर में चार्ज होती है। क्या कंडक्शन क्लियर? ऐसे ही कंडक्शन के बाद एक और चीज होती है, इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन। किसी बॉडी को इंडक्शन से चार्ज करना कैसा होता है समझना। मैं यहाँ पे कोई एक रोड लेके आया जिसपे पॉजिटिव चार्ज था। ये स्फीयर न्यूट्रल था। कैसा था? न्यूट्रल। इस पे क्यू नेट कितना है अभी? 0। अब ये पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव लोग है, ये क्या करेंगे, इधर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ा लेंगे। ये न्यूट्रल था। न्यूट्रल होने का मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ऐसा क्या? नहीं, जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है। तो मेरे को बताओ, ये जो मैंने पॉजिटिव लिखे है कि गलत नहीं कर दिया? पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है? तो यहाँ नेगेटिव इकट्ठे नहीं होंगे, पॉजिटिव पे आके बोल रहे थे। और दूर कौन भागेंगे? अब जितने माइनस क्यू इधर इकट्ठा हुए उतने ही प्लस क्यू इधर इकट्ठा हुए। नेट चार्ज कितना है अभी भी बॉडी पे? बट इसने क्या काम किया? इसने सेपरेट करने का काम किया। बात क्लियर है? इस रोड ने, ये बॉडी पहले न्यूट्रल थी, कैसे दिखाई देती थी ये बॉडी? पहले ऐसी दिखाई देती थी, कोई चार्ज नहीं था, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। लेकिन जैसे ये रोड आई, चार्ज ऐसे दिखाई देने लग गए। रीजन पता है? ये अट्रैक्ट हुए हैं और वो रिपेल हुए हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसको हटा दूं, इस वाली को हटा दूं, और इसको कहीं दूर ले जाके धरती माता में जोड़ दूं, तो यहां जो पॉजिटिव है, यहां से इलेक्ट्रॉन दौड़ के इसको न्यूट्रल नहीं कर देंगे? तो ये प्लस क्यू क्या गायब हो गया? कहां चला गया प्लस क्यू? अर्थ। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। एक्चुअल में क्या हुआ, धरती से इलेक्ट्रॉन आए और इन्होंने इसको न्यूट्रल बना दिया। लेकिन हम क्या बोलते हैं किताबी भाषा में, कि ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले गए। ऐसा बोलने में समझ में अच्छा आता, दिमाग नहीं लगता। पर असलियत क्या है? पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता, बताया था ना तुम्हें। इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन अच्छे आएंगे, इसको न्यूट्रल बना देंगे। बट हम क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज धरती में चले गए। तो ये प्लस क्यू तो गायब, बचा क्या अब इस बॉडी पे? अब बताओ क्यू नेट क्या हो गया? अब ये हट चुका है यहां से, ये हट चुका है, तो ये क्या आया, माइनस क्यू प्लस 0 इज क्यू नेट। क्या आ गया? क्या बॉडी चार्ज हो गई है? इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट था? कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं था, बॉडी चार्ज हो गई। जैसे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इसी, बता बता तू बता। क्यों ट्रांसफर होगा, कॉन्टैक्ट किया है? हाँ। ऐसे ही हमारी अर्थ सन से चार्ज होती है, सेम बिहेवियर। ठीक है। अच्छा आप सुनो एक और चीज। नहीं, कैसा भी हो सकता है, बदल भी सकता है, हर मिनट बदल सकता है, हर सेकंड बदल सकता है। किसी एरिया पे अलग होगा, किसी एरिया पे नेगेटिव चार्ज, किसी एरिया पे पॉजिटिव चार्ज, किसी भी तरीके से चार्ज हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खेल है वो। इतना आसान काम थोड़ी ना है, इसीलिए तो एक लाइन में बोल के खत्म करा। बता रहा हूँ, पढ़ाई ऐसी है, एक एक लाइन अगर तुम मेरे से समझोगे तो एक एक लाइन पे एक एक किताब लिखी जा सकती है डिटेल में, उसको खोदना बाकी है बस। ये इंडक्शन मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये ईएमआई पे काम करता है। वो भी पढ़ूंगा, वो भी पढ़ोगे तुम। तो अब मेरे को ये बताओ कि बॉडी कौन से नेचर की लेके आए थे तुम? दूसरे वाली बॉडी किस नेचर से चार्ज हुई है? ज्यादा कोई दिक्कत? पक्का? इससे पहले देखो क्या होता था, इससे पहले ये होता था कि अगर इसके पास नेगेटिव फालतू है, अगर इसके पास नेगेटिव, तो ये इसको दे देगा। तो मैं कौन सी बॉडी लाया था, ये भी कैसे चार्ज हुई? समझ आया? चार्जिंग बाय रबिंग पे भी क्या था, रब किया इनको। तो जिस बॉडी पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उससे दूसरे वाले पे चले जाएंगे। तो जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे वो कैसी थी, नेगेटिव। और जिस पे गए उसको भी क्या बना दिया इसने,
इसकी नेगेटिविटी कम हुई है, बट है तो नेगेटिव ही ना, तभी तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तभी तो इसने दिया। बात समझ आई? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। चार्ज कैसा था, पॉजिटिव। इसका चार्ज कम हुआ इसके पास से, नहीं। इसका चार्ज कम हुआ इसके पास से, नहीं। अभी इंडक्शन नहीं हुआ है, अभी चार्ज सेपरेट हुआ है। जैसी अर्थिंग की तो इंडक्शन हो गया, अब उस पर चार्ज आ चुका। इसको बोलते चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहां तक कोई परेशानी? सारी बातें क्लियर है? अर्थ की पोटेंशियल हम क्या मान के चलते हैं हमेशा, जीरो। अर्थ की पोटेंशियल जीरो मानते हैं। अर्थ की पोटेंशियल जीरो मानने का मतलब क्या है कि हर बॉडी के लिए लोवेस्ट पोटेंशियल पॉइंट यही है। अगर तुम कोई भी चार्ज बॉडी अर्थ पे फेंक देते हो तो बॉडी कहां से कहां फ्लो करती है, चार्ज कहां से कहां फ्लो करेंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अर्थ से कम पोटेंशियल पॉइंट ढूंढ ही नहीं पा रहा मैं, तो धरती पे कोई सी भी बॉडी फेंक लो, हमेशा चार्ज फ्लो कहां से कहां रहेगा, हाई टू लो, और अर्थ पे सबसे कम है पोटेंशियल, तो हमेशा बॉडी टू अर्थ रहेगा। यहां तक सारी बातें क्लियर है? बट सच्चाई हमें अपने जी में पता है कि इलेक्ट्रॉन अर्थ से दौड़ रहे हैं। वो भी कन्वेंशन है। करंट तो तुम्हें आज तक नहीं पता क्या है, क्यू बाई टी करंट थोड़ी ना। यही है फिजिक्स। तुम अगर पढ़ रहे हो ना, तो अभी तुम एक साल तक अगर तमीज में पढ़ लोगे तो तुम्हारे इतने मिथ क्लियर हो जाएंगे, इतने मिथ क्लियर हो जाएंगे। आलस तो तुझे आता है यहाँ आने में। ये कह नहीं रहा था कल परसों कि सबसे बुरा काम तो ये लगता है कि ट्यूशन आना पड़ता है। तो तेरे लिए आगे पीछे एसी लेके घूमेंगे दो जने, एक इधर एक इधर। उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं, टाइम से पहले सो जाओ। ठीक है, पैदल तो घूमा नहीं जा रहा, गाड़ी में घूमेगा। अच्छा, यहां तक सारी बातें समझ आई? कोई भी डाउट? तो अभी हमने क्या क्या कर लिया, चार्ज के नेचर देख लिए, चार्ज किस किस तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं, कितने तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं, तीन ही तरीके हैं। कौन कौन से हैं? चार्जिंग बाय रबिंग मतलब फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सारी बातें क्लियर है? दोनों को कॉन्टेक्ट चाहिए, बाकी तीसरे वाले को कोई कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, अब तीन चीजें हैं वो और देखते हैं। मटेरियल किस तरीके से बाइफरकेट होता है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, और एक होता है इंसुलेटर। क्या मैंने तुम्हें आज से पहले फ्री इलेक्ट्रॉन बताया क्या होता है? खूब पीट पीट के पढ़ाया भाई तुम्हें, पिछली क्लास में पढ़ाया। जब कभी भी मेरे n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का हिस्सा नहीं है, वो फ्री हो चुका है एटम से, तो वही तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, दूसरा क्या मैंने ये नहीं बताया, अगर तुम जितनी इलेक्ट्रॉन के पास बाइंडिंग एनर्जी है उतनी ही एनर्जी तुम उसे दे दो तो क्या वो फ्री हो जाएगा, वो भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? तो जब इसमें सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे बढ़िया होगी। समझ आया? अच्छा, इसमें थोड़े कम होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा कम होते हैं। एटम छोटा होने, एटम छोटा होना ना होना उससे क्या मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन का? ऐसा कुछ नहीं है, एटम का भी तो, इसका हाइड्रोजन का नहीं हो सकता फ्री इलेक्ट्रॉन। सारे मेरे पास मान ले 1 करोड़ हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोलाइज कर दिए मैंने, ले खत्म बात। किसमें? हाँ, ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, पर फ्री इलेक्ट्रॉन तो वहां से भी आ सकता है ना। हाँ बस वही। हाँ, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। कई बार ये होता है ना कि जैसे मान ले सोडियम है, तो सोडियम को फूकना ज्यादा आसान है पानी को? पानी को, पानी को तोड़ना आसान है सोडियम को? क्यों नहीं टूट सकता, रबर की तरह टूटता है वो मस्त मक्खन। पर हाँ, पानी से मुश्किल, पानी से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। हाँ, पानी से ज्यादा रिएक्टिव जरूर होता है वो, पानी से ज्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर मैं NaCl की बात करूं, तो NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, नमक। उसको तोड़ लोगे? कैसे तोड़ेगा भाई, पिसा हुआ है वो, तोड़ के दिखा, बता कैसे तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा? तूने वो देखा है, वो दूसरे वाला नमक आता है जो पत्थर की फॉर्म में आता है ना, नून बोलते हैं उसे तुम्हारी ही भाषा में। हाँ, तो उसे तोड़ के देखा है कभी? उसमें मुक्का मार के देखा है? पानी में मुक्का मारी हो और उसमें मुक्का मारी हो?
तो तोड़ तो कुछ भी सकते हैं, लोगों ने जिंदगी तोड़ रखी है। तो पानी के कंपैरिजन में बता, NaCl बहुत मुश्किल है तोड़ना, है दोनों के एटम बड़े बड़े हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, पानी के पास है। एटम के साइज से कोई लेना देना, खेल एनर्जी का है, खेल क्वालिटी का है, क्वांटिटी का नहीं है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? कंडक्टर। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होती है। समझ रहे हो? ऐसे ही उससे कम एनर्जी और सबसे कम एनर्जी, तो सबसे कम फ्री इलेक्ट्रॉन भी इंसुलेटर के पास होंगे। इसीलिए कंडक्टिविटी दिखाते हैं, कम दिखाते हैं, बिल्कुल नहीं दिखाते। आजकल बड़ी चर्चा में, जब से तू पैदा हुआ है, तेरे पैदा होने से भी पता नहीं कितने साल पहले से पूरी जिंदगी इस पे निर्भर है हमारी। तुम नहीं पढ़ते वो अलग बात है ना, तुम तो वो देखोगे ना जो तुम्हारे मतलब का है। तुम क्यों देखोगे समय कंडक्टर में कब से रिसर्च चल रही है? किसी भी चीज से बन जाते हैं। 14th ग्रुप पढ़ा है केमिस्ट्री में? हाँ, उसमें कार्बन हटा दे, समय कंडक्टर बचे सारे। ठीक है। हाँ बहुत है। अरे सब कुछ चली समय कंडक्टर से रहा है। दुनिया का पहला कंप्यूटर समय कंडक्टर बेसिस पे चला, पहला माइक्रो प्रोसेसर समय कंडक्टर से बना। तुम्हारे फोन नहीं चलेंगे, तुम्हारी बैटरी नहीं चलेगी, तुम्हारा कोई पीसी कंपोनेंट नहीं चलेगा, तुम्हारे नए स्विच बोर्ड चलेंगे बिना समय कंडक्टर के। हर जगह यूज हो रहा है समय कंडक्टर। और क्या? और ये आज से हो रहा है, जब से तुमने होश संभाला है, या फिर जब से तुम्हारे पेरेंट्स ने होश संभाला है, तब से पुराने से चल रहे हैं समय कंडक्टर। आज के हैं कोई चर्चा में? तो तब आएगा ना वो जब तुम ढूंढोगे। वही अच्छी चीजें भी हमेशा से थी, बुरी चीजें हमेशा से थी। अब दुनिया क्या ढूंढ रही है? बुरी चीजें, इसलिए वो सामने है, इसलिए वो पीक पे रहती है, इसीलिए वो खबरों में भी रहती है, हमारे सामने रहती है, हर जगह से वही सुनाई देती है। तो फिर वही ट्रेंड बन जाता है। फिर लोग भूल जाते हैं बुराई क्या है, अच्छा काम क्या है, ट्रेंड ट्रेंड है। ऐसे चलता है समय कंडक्टर का क्या ट्रेंड। ये तीनों बात समझ आई तुम्हें? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। मैंने एक एम मास लिया जो है 10⁻20 kg, ये मास है। ठीक है। फिर मैंने एक और मास लिया जो है 10⁻6 kg। मुझे पता है अगर मैं जितना बड़ा सैंपल लूंगा, मेरी क्यूनेट जीरो होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन क्या न्यूट्रल होता है? नहीं। क्या एक प्रोटॉन न्यूट्रल होता है? क्या एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो जाता है? हाँ। क्या एक एटम की न्यूट्रल होने की संभावना ज्यादा है? हाँ। क्या एक मॉलिक्यूल की न्यूट्रल होने की एटम से भी ज्यादा संभावना है? मॉलिक्यूल बनता इसीलिए भाई, ये नेगेटिव हो गया था, ये पॉजिटिव हो गया था, वो मिले, न्यूट्रल बने, है ना? ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल से जो मैटर बन जाता है, मैटर की प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा है क्यूनेट जीरो होने की मॉलिक्यूल कंपैरिजन में। तो ऐसे अगर मैंने इतना बड़ा मास लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% है कि ये क्यूनेट जीरो है, ये भी क्यूनेट जीरो है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कह सकते हो कि मेरा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ओवरकम कर रहा है किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन, रिपल्शन? अट्रैक्शन। ये बात क्लियर है? अगर मैं बोल दूं इस पे मेरा 10⁻⁻9 कूलम चार्ज था, और इस पे मेरा 2 इंटू 10⁻⁻12 कूलम चार्ज था, ठीक है? तो अब बताओ, अब ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? दोनों चार्ज पॉजिटिव है, अभी भी अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि चार्ज बहुत कम है और मास बहुत ज्यादा है। तो किसकी चलेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स की चलेगी। तो यहां पे क्या मेरे दो लाइक चार्ज अट्रैक्ट कर गए? दो लाइक चार्ज अट्रैक्ट। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा। ऐसे ही एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस 2q। इनको मैंने रखा 10⁻⁻15 मीटर, इस पे रखा गया इसको। तो ये रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं वेंडर वॉल लेंथ। यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स किससे बड़ा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और कितना? बहुत ज्यादा बड़ा। अच्छा चल, एक और बात बता, ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? और न्यूट्रॉन। एक ही प्रोटॉन होता है क्या बस? कितने प्रोटॉन होते हैं? एटम का साइज बहुत छोटा है,
और न्यूक्लियस का साइज तो एटम से भी बहुत छोटा है, 99% एटम खाली है, बीच में है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में सारे के सारे प्रोटॉन है। सोच कितने पास में, रिपेल तो नहीं कर रहे भाई साहब, ये आज तक तो नहीं सोचा तुमने। वही है क्या, हाँ, और इससे छोटे डिस्टेंस पे और इतने डिस्टेंस पे न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेटेड होता है, इसीलिए इस न्यूक्लियर फोर्स के सामने इलेक्ट्रोस्टैट की नहीं चलती। अगर मैं तुमसे पूछूं ये है मेरा -5Q और एक है मेरा -10Q, तो अगर मैंने इनको रख दिया 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर पे, बताओ रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या जो मेरी रिपल्शन और अट्रैक्शन वाली ये कंडीशन है, लाइक चार्ज अट्रैक्ट अनलाइक चार्ज रिपेल, ये वाली फेल हो जाती है? कितनी जगह फेल हुई? 2 जगह। एक जब मास बहुत ज्यादा हो, एक जब सेपरेशन बहुत कम हो। जब मास ज्यादा हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स ओवरकम करता है, और जब सेपरेशन बहुत कम हो तो न्यूक्लियर फोर्स क्या ओवरकम कर जाता है? किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। क्लियर है यहां तक सारी बातें? चलो अब मैंने तुम्हें एक लाइन लिखी थी, रिपल्शन श्योर टेस्ट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। मुझे अगर पता करना है कि इस पे क्या नेचर है, तो रिपल्शन श्योर टेस्ट है, ठीक है? क्योंकि हमने देखा है अट्रैक्शन तो कहीं भी हो जाता है, अट्रैक्शन तो हो जाता है, 2 एक्सेप्शन तो ढूंढ लिया हमने, है ना? और भी एक्सेप्शन ढूंढवा सकता हूँ। एक्सेप्शन क्या, मैं तुम्हें लॉजिक ही बता सकता हूँ पूरा। आओ समझो, अगर समझने के लिए तैयार हो। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और इन वाले चार्ज को रिपेल करेगा। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इन सभी चार्ज का इफेक्टिव डिस्टेंस इन सभी पॉजिटिव चार्ज से कम है इससे। अगर मैं बात करूं ये दूरी और ये वाली दूरी, ये x1 और x2 में से x1 छोटा है x2 से। अगर दूरी कम होती है, अगर दूरी कम होती है तो फोर्स बढ़ जाता है। अगर दूरी कम होती है तो, और न्यूक्लियर डिस्टेंस की तो बात हो नहीं रही, अपने आम दुनिया के फोर्स की बात हो रही है, तो वो कम हो जाता है। यहां तक बताओ कोई परेशानी? अगर ऐसा है तो यहां अट्रैक्शन होगा इस पे, यहां रिपल्शन होगा, तो मैं बोल सकता हूं रिपल्शन मतलब यहां फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा इन पॉजिटिव चार्ज पे, और इन नेगेटिव चार्ज पे यहां फोर्स इधर की साइड लग रहा होगा अट्रैक्शन में। एफ नेट कितना आएगा? 0 आएगा या 0 से थोड़ा सा फालतू आएगा? क्या यहाँ पे एफ नेट आ जाएगा? अगर इसको नाम दो F1, इसको नाम दो F2, क्या आ जाएगा? F1 सॉरी F2 माइनस F1। ये बात समझ आती है? यहां तक कोई परेशानी? ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों साथ में चल रहे हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों साथ में चल रहे हैं। दूसरा एक और चीज देखना, ये तो न्यूट्रल थी ना, इस पे कोई चार्ज ही नहीं था। जब चार्ज ही नहीं था तो ये किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, ये किसी को रिपेल कर सकता है, फिर ये सब हुआ क्यों? इसका मतलब चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, रिपेल कभी नहीं कर सकती। हाँ, जो भी मैंने तुम्हें 2-3 दिन में पढ़ाया ना, अभी तीसरी क्लास है ना, जो भी आधे घंटे 48 मिनट जो भी क्लास हुई है तुम्हारी, उसमें जो मैंने तुम्हें बता दिया है, पूरे साल पढ़ते रहना, कोई बताए तुम्हें या कहीं पढ़ पाओ, और ये सब बातें काम आती है, क्वेश्चन आते हैं इन पे। कौन ओवरकम कर रहा है किसको? एफ नेट कैसा आया, अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्शन वाला। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये रिपल्सिव आ जाए? ट्राई कर लेते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, रोड को। ये रोड नेगेटिव ले ली, ये तो न्यूट्रल लूंगा ना, ये न्यूट्रल है। अब अगर मैं ये न्यूट्रल है शुरुआत में, तो इसके साथ क्या होने वाला है? इधर कौन से चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे? इधर। इनका इफेक्टिव डिस्टेंस क्या इन वाले से बड़ा है? तो यहां पे भी कौन सा फोर्स जीतेगा? अट्रैक्शन। तो न्यूट्रल बॉडी पे हमेशा कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्शन कभी भी नहीं लगता। हाँ, नेट फोर्स की तो बात करते हैं, है ना? तो रिपल्शन क्या है? श्योर टेस्ट। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या बात बोल रहा हूं मैं? अगर रिपल्शन कर गया तो भाई साहब पक्का है कि वो न्यूट्रल नहीं था, उस पर कोई चार्ज था और ये वाला चार्ज था। लेकिन अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या पता उस पर कोई चार्ज हो ही ना, न्यूट्रल हो। हाँ, तो इसीलिए रिपल्शन श्योर टेस्ट है चार्ज का। अब क्या मैं समझा पाया मेरी बात? इतनी सारी मेहनत करने के बाद ये छोटी सी बात समझ में आती है।
ठीक है। और आगे देखते हैं। जैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, मैंने कहा Q पॉजिटिवली चार्ज है, Q1 पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये अट्रैक्ट करता है Q2 को, ये अट्रैक्ट करता है Q2 को। अच्छा, और Q2 अट्रैक्ट करता है Q3 को, Q2 अट्रैक्ट करता है Q3 को, बट Q3 रिपेल करता है Q4 को। इसके बीच में क्या है? अट्रैक्शन। इसके बीच में क्या है? अट्रैक्शन। और इसके बीच में क्या है? रिपल्शन। बट Q4 अट्रैक्ट करता है Q1 को। तो तुमसे पूछ रहा है Q3 का चार्ज बता दो कैसा था, पॉजिटिव नेगेटिव? कैसे? क्या मैं अट्रैक्शन से ये बोल सकता हूं कि अगर इस पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव था? नहीं बोल सकते। ये न्यूट्रल भी तो हो सकता है। अब समझ में आया? मैं अट्रैक्शन पे ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं रिपल्शन पे देखूंगा चीजें। रिपल्शन कहां कहां हो रही है? इसके और इसके बीच में रिपल्शन हो रही है, तो इसका मतलब ये दोनों गारंटीड चार्ज बॉडी है, या तो प्लस या माइनस। रिपल्शन तो तभी होगा ना जब चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा। अगर इस पे प्लस है तो इस पे भी प्लस होगा। तो पक्की बात है ये दोनों तो चार्ज है, तभी एक दूसरे को रिपेल कर सकती है, वरना रिपेल। अब अगर ये चार्ज है तो ये न्यूट्रल हो भी सकती है और चार्ज भी हो सकती है। तो इसके पास क्या क्या ऑप्शन है? न्यूट्रल भी हो सकता है और Q0 भी हो सकता है। Q0 ही तो न्यूट्रल होता है, Q0 नहीं भी हो सकता। ये न्यूट्रल नहीं हो सकता, ये दोनों न्यूट्रल। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, ये तो पहले से ही चार्ज है। इसके बीच में अट्रैक्शन है, तो ये कैसा हो गया? इस पे रिपल्शन है, तो ये कैसा हो गया? ये बात समझ में आती है? अब ध्यान से सुन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये न्यूट्रल ही था, क्योंकि दोनों ही अट्रैक्ट कर पा रहे हैं इसको। तेरे को समझ आया क्या बोला? ये क्वेश्चन होता नहीं है, देख देखना, और बहुत आसान है। Q1 पॉजिटिव है, ये तो दिया है ना, गिवन है, ये गिवन है तुम्हें। हाँ, अब Q4 कैसे पता Q4 नेगेटिव है? हाँ बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है, पर मैंने यहां क्या देखा? रिपल्शन है, तो ये तो दोनों नेगेटिवली चार्ज होंगे, दोनों। इन दोनों में से कोई न्यूट्रल नहीं हो सकता। अगर इन दोनों में से कोई न्यूट्रल नहीं है तो इसके पास कोई तो चार्ज है, न्यूट्रल नहीं है। और ये इसे अट्रैक्ट कर ले रहा है और न्यूट्रल नहीं है, तो न्यूट्रल भी नहीं है, अट्रैक्शन भी है। किसके साथ? पॉजिटिव के साथ। तो क्या मिला है? और यहां से आने अपनी चेन चला दी और सब पे चार्ज पता लग गया, और फाइनली पता लगा Q2 न्यूट्रल था। अगर मैं तुम्हें इस लहजे में ना पढ़ाऊं ना, जिंदगी बीत जाए, 1 साल हो जाए, तुम नहीं बता पाओगे Q2 न्यूट्रल भी हो सकता था। तो मेहनत काम आती है, अगर तुम करोगे तो काम आएगी पक्का। और अगर तुम्हें पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो इसी तरीके की मेहनत काम आती है, कि एक एक चीज निचोड़ के देख ली भाई साहब, कुछ पूछ ही नहीं सकते तुम, एक जगह नंबर नहीं कट सकता, तो उस एक एक नंबर के लिए बहुत मेहनत लगती है। 100 में 100 लाना बहुत मुश्किल काम है, हर इसीलिए हर किसी के नहीं आते। 98 में बहुत सारे लोगों के आ सकते हैं, मैं ही था वो, और कौन था? तो फिर भी तुझे शर्म नहीं आई? फिर भी तूने मेहनत नहीं करी? तनिक लग जाना ही तुम्हारा, कुछ नहीं। 11वीं में तुम्हें पता ही नहीं था तुम्हें क्या करना है। हम्म, हाँ, मैं बताता हूँ। तुमने शुरुआत में थोड़ा बहुत सीरियसनेस दिखाई, फोटो खींचती थी बोर्ड की, ना तो तुम्हारे पास जिंदगी में वो फोटो है, और जो उन फोटो में पढ़ रखा है ना तुम्हारी वो बुद्धि में है। एक तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ग्रेविटेशन 3 बार कर लिया तुमने, फिर भी मैं चौथी बार कराता वैसे ही कर लेते जैसे पहली बार कर रहे हो। यही तो कला है, कला ही कहते हैं भाई इसे। हाँ, तो तुम्हें पता है बेशर्मी, और फिर भी बेशर्मी करना वो भी तो एक आर्ट है। तुम्हें पता है सामने वाला पहरेदार है, फिर भी चोरी कर रहा है, यही तो कला है। तो तुम्हें पता है ना कि ये बेशर्मी है, फिर भी कर ले रहे हो, यही कला है। दो तो है ही। उनको तूने ये नहीं बोला, आज पता चला है आपको? हमारी तो PhD हो चुकी है बहुत पहले, ऐसे थोड़ी ना नन्हे फूल में जा रहे हैं हम। आओ आगे का ताम झाम शुरू करें। अब चार्ज वार्ज के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ बुक 1 बुक 2 में है क्या तुम्हारी।
सबसे पहले अगर बुक 1 की बात की जाए तो बुक 1 में एक चैप्टर है तुम्हारा सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में हम बेसिकली क्या करते हैं, चार्ज रुका हुआ होता है, चार्ज रुका हुआ होता है, ये रेस्ट पे होता है। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैट वर्ड आता है। इलेक्ट्रोस्टैट, स्टैट मतलब स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठहरा हुआ, स्टेबल, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज वगैरह नेगेटिव पॉजिटिव ये सब। तो रुके हुए चार्ज की स्टडी करना कहाँ आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, बेसिकली ये कंबाइंड दो चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ये कितने चैप्टर है टोटल, 2 चैप्टर है। इन दोनों चैप्टरों में क्या पढ़ते हैं हम, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज की स्टडी करते हैं जब चार्ज रुका हुआ होता है। ठीक है, फिर जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ता है, चार्ज मूव कर रहा है, रेस्ट पे तो नहीं है, बट कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ रहा है, तो यहां पे आता है तुम्हारा 4th चैप्टर जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और एक और चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये दोनों चैप्टर कंबाइंड किस हिसाब से बनाए गए हैं, जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हुए चार्ज की स्टडी करेंगे तो क्या बनेगा अपने, ये 2 चैप्टर बन जाएंगे। इसकी स्टडी हम इन 2 चैप्टरों में करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि चार्ज की ना तो वेलोसिटी बढ़ रही ना वेलोसिटी घट रही, मतलब चार्ज की एक्सेलरेशन, तो मतलब नॉन एक्सेलरेटेड चार्ज है, नॉन, बताऊंगा वो भी। फिर इसके बाद अगर ये चार्ज एक्सेलरेट भी कर जाए, अगर ये चार्ज एक्सेलरेट भी कर जाए, तो अब जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है तुम्हारा इस बुक का आखिरी चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, अब ये एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, मैंने तुम्हें भी हाल फिलहाल में ऑसिलेशन पढ़ाया था वेव से पहले, तो उस ऑसिलेशन में तुम्हें साफ साफ बताया था एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, अभी तक तुमने वो शायद वर्क पावर एनर्जी वाली क्लास नहीं पढ़ी ना, पढ़ ली, तूने कर ली, बहुत बढ़िया। देखो अभी थोड़ी देर तो मैं नरम रहूंगा, उसके बाद ना फिर मैं मारना चालू कर दूंगा, एक झाड़ू दूसरी ले आऊंगा, एक झाड़ू तुम्हारे लिए रख लूंगा। जितना काम दिया जाए उससे फालतू करो अब। तो चार्ज एक्सेलरेटेड का हमने जो एसएचएम पढ़ा था, उस एसएचएम में क्या हो रहा था, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी, हाँ नहीं बता बता क्या, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी, हाँ मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल जीरो होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, काइनेटिक जीरो होती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, और वेलोसिटी जीरो होती है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। क्या ये सब बातें पढ़ी थी? क्या वो पेंडुलम ऑसिलेट करने का मतलब ये था उसके पास एक्सेलरेशन है? ऐसी अगर चार्ज अपने ऑर्बिट में, एटम के ऑर्बिट में ऑसिलेट कर जाए तो अपनी एनर्जी लूज करके लोअर ऑर्बिट में आ जाता है, तो क्या चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हुआ? हाँ, ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, तुमने पढ़ा होगा ना, वाइब्रेट करता है और वाइब्रेट करता हुआ नीचे आ जाता है, नीचे वाले ऑर्बिट में। तो वो क्या कर रहा होता है उस टाइम, एनर्जी रेडिएट कर रहा होता है, पढ़ाओ तुमने। वो एनर्जी जो रेडिएट कर रहा है वही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ, क्योंकि वो ऑसिलेट कर रहा होता है उस टाइम, और ऑसिलेशन एक्सेलरेटेड मोशन है। हाँ, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आता है। कब, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता, क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज रुका होता है तब क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता। और जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है। और मैंने ये बात 50% सही बोली है, बाकी की 50% सही सिलेबस के दौरान कर दूंगा। अभी वो तुम बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे घंटी पिलाते रहेंगे। तो ये तो हो गए तुम्हारे बीच वाले चैप्टर कहाँ गए, अब जैसे बीच में 3rd चैप्टर है यहाँ पे, उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट। ये चैप्टर इस वाले चैप्टर को इससे रिलेट करता है, ये ब्रिज है इन 2 चैप्टरों का। ये एक ब्लॉक मान लो, ये एक ब्लॉक मान लो, इस ब्लॉक से ये चैप्टर रिलेट करता है। यहाँ पे चार्ज का कांस्टेंट वेलोसिटी दौड़ेगा, दौड़ेगा, यहाँ चार्ज रुका हुआ होगा, और किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज किसी एरिया से निकल गया, उसको ही तो करंट बोलते हो, क्यू बाई टी। हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां से बातें शुरू होंगी और फिर धीरे धीरे तुम थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओगे चार्ज के मोशन के साथ, और फिर तुम इस वाले चैप्टर पे आ जाओगे। तो एक ब्रिज, इन दोनों को कनेक्ट करने का एक ब्रिज है ये चैप्टर। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे आ जाओ। इसके बीच में भी 2 चैप्टर है, एक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एक का नाम है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट।
अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है, खुद सोच, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर, ऑसिलेशन ही तो है, तो वेव बन गया ना, ऑसिलेशन ही तो है। तो जब ये पढ़ोगे तब इसके साथ फेमिलियर हो पाओगे। तो ये भी क्या है, ये भी एक ब्रिज है इससे इसको कनेक्ट करने का। बात समझ आती है, कोई परेशानी आता? तो इस तरीके से तुम्हारी पहली किताब चलती है, इसीलिए सबसे पहले चैप्टर पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही तुम्हें दूसरा समझ आएगा। जब तुम्हें ये दोनों चैप्टर आते होंगे उसके बाद ही तीसरा समझ में आएगा, जब तुम्हें तीनों आते होंगे तब तुम्हें चौथा समझ में आएगा, और जब तुम्हें चारों आते होंगे तब ऐसे पढ़ते हैं हम। और 11th में भी हमने ऐसी पढ़ी थी, इसीलिए तुम्हारी गायब हुई थी पूरी 11th, क्योंकि अगर तुमने बीच में छोड़ा या तुमने बिना पिछले चैप्टर के अगला चैप्टर पढ़ने की कोशिश की तो वो साफ हो जाएगा। और मैं तुम्हें बता चुका हूँ फायदे और नुकसान दोनों तरीके के। अगर लेट करके पढ़ोगे तो पूरी कहानी बन जाएगी, और अगर तुम सीरियस हो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा, बोर भी नहीं होगे, और चीजें अच्छे से आ जाएंगी तुम्हें, और हर टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। बट अगर तुम ऐसे पढ़ना चाह रहे हो, ये चैप्टर अलग पढ़ लिया रैंडमली, ये चैप्टर अलग पढ़ लिया रैंडमली, रट लिया, और ये सब फलाने ढूंढा, कुछ ही सेट ऑफ क्वेश्चन कर पाओगे, बाकी कुछ नहीं है। और अगेन क्वेश्चन रिपीट होते हैं या कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं पेपर में? कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं ना, तो क्या बढ़िया से पढ़ना चाहिए। कोई गारंटी है 5 करोड़ क्वेश्चन करके सिलेक्शन लेने की? कोई गारंटी है? कॉन्सेप्ट इस कदर अच्छे से कर लो कि हर क्वेश्चन तुमसे हो जाए तो सिलेक्शन की गारंटी हो सकती है। इसीलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसीलिए इस तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। वरना ऐसे ही तुम कहीं भी जाओगे, यहाँ पे एंटर करोगे, तुम्हें बढ़िया समझ में आ रहा होगा, अब फिर जब कोई भी अच्छा एग्जाम दोगे, जैसे सीयूटी दे लो या फिर तुम्हारा ये मेंस दे लो, नीट दे लो, एडवांस दे लो, वहां पे तुम्हें वही लगी, तुम्हें यही नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन वाला क्या कहना चाह रहा है। अब तुम खुद फील करके देखो, जब मैं तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ा रहा था इसकी एनएलएम की, तो तुम इधर उधर हाथ पैर मारते थे एचसी वर्मा में और इसमें हेलिडे रेजनिक में, कुछ पल्ले पड़ता था, क्वेश्चन भी समझ आते थे। फिर मैंने एलएलएम एक बार यहाँ कराया बढ़िया डिटेल में, फिर एचसी वर्मा ऐसे नहीं लगती थी, एचसी वर्मा क्वेश्चन ही नहीं ढंग के। तो यही फर्क है, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है उस लेवल तक पहुंचने में, तो तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, और तुम टाइम मेरे को दोगे या घर पे भी दोगे, खुद को घर पे ज्यादा देना पड़ेगा। मैं जो 3 घंटे में पढ़ा दूंगा वो तुम्हारे लिए घर पे जाके 6 घंटे का प्रैक्टिस मटेरियल बनेगा। थोड़ा सा पढ़ने का तरीका भी बता देता हूँ, जैसे मैंने आज तुम्हें पढ़ाया, मान लो आज 10 पेज पूरे हुए, मान लो, तो 10 पेज अगर मैंने तुम्हें 1 घंटे लगा के 10 पेज पढ़ाए, घर जाके 5 मिनट से फालतू नहीं लगना चाहिए उनको रिवाइज करने में। अब उन 10 पेज में जो मैंने पढ़ा दिया उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन मैं दूंगा वहां से। अभी मैं क्वेश्चन क्यों नहीं दे पा रहा, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन कहां से दे दूं? और मैं कुछ क्यों नहीं पढ़ा पा रहा, क्योंकि तुम्हारी शुरुआत है, तुम अभी भी तेज नहीं चल पाते हो, तुम्हें एक एक चीज थोड़ा थोड़ा खोल खोल के समझानी पड़ती है, या फिर एक ही चीज बहुत देर तक समझानी पड़ती है, तब थोड़ा सा, जैसे तू है, तू जब तक खुद नहीं रिपीट कर देगा पूरी बात, मजाल भाई साहब, तू मान ले तेरे को समझ आ चुका है, कई बार तेरे को मूड से समझ में आता है, मूड होगा तो आ जाएगा, नहीं मूड होगा तो बस बैठा रहेगा ऐसे ही। ये तेरा गुस्सा तेरे पे हावी कैसे हो जा सकता है बता? मैं बताता हूँ, देख, तूने पुरुषोत्तम सुना है, क्या चीज होती है? आइडियल है ना, हाँ। फिर तूने असुर सुना है? हाँ। क्या फर्क होता है? उसके इमोशन उस पर काबू नहीं कर पाते, जो पुरुषोत्तम होता है तभी वो पुरुषोत्तम बनता है। फिर असुर का क्या सीन है, उसके सारे इमोशन उसी पे हावी रहते हैं, है ना। फिर असुर में से ए हटा दे, और फिर आगे एक और चीज लगा दे, फिर एक ऐसी ब्रीड निकल के आती है, करना कुछ नहीं है और उसके सारे इमोशन उन पे हावी है। अब तो खुद देख ले, अगर तेरा गुस्सा तुझे कंट्रोल कर रहा है तो तू कहां जा रहा है, समझा? अब इसके बाद हम शुरू करते हैं मेन चैप्टर की, कैपेसिटर। एक जन्म बाद आएगा अभी तुम्हारा कैपेसिटर। कुलाम्स लो, कुलाम्स लो क्या बोलता है? कुलाम्स लो बोलता है, देखो मैं तुम्हें एक फोर्स बताता हूं, उसने कहा दो चार्ज के बीच में क्या फोर्स होगा वो बताएंगे तुम्हें, और वो फोर्स कैसे होगा, ये जो फोर्स है दो चार्ज के बीच में लगने वाला, मान लो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इन दो के बीच में सेपरेशन है R, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव। लेकिन ये फोर्स लग तो रहा है पर होगा कितना, वो किसने बताया? कुलाम्स ने। तो कुलाम्स ने कहा देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, फिर उसने कहा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, मेरा दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। कैसे? अगर मैं इसको पकड़ू, इसको फ्री छोड़ दूं, कहां भागेगा? इसकी तरफ कैसे भाग जाएगा?
अरे बिरट थोड़ी लगी है उसमें भाई, ये दोनों रिपल्सिव है ना, दोनों लाइक चार्जेस, पहले मुझे बोल, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो अगर मैंने इसको पकड़ा तो Q2 कहां भागेगा, राइट की लेफ्ट, राइट भागेगा। कब तक, इस फोर्स का इन्फ्लुएंस खत्म ना हो जाए। क्या जैसे जैसे ये दूर जाएगा इस फोर्स का इन्फ्लुएंस खत्म होगा, बढ़ेगा, कम होगा? तो अगर मैंने इसको रोका वो भागा, तो फोर्स लगने वाला कम हो गया, समझ रहा है? ये जो लगने वाला फोर्स है कम क्यों हुआ, सेपरेशन बढ़ी इसीलिए तो हुआ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसको फिक्स कर, वो कहां भागेगा, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट। कब तक, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्यों खत्म हो रहा है, दूरी बढ़ रही है, तो एक और आर, तो क्या बना, आर स्क्वायर। ये बात समझ आई, यहां तक कोई परेशानी? तो अब मैं बोल सकता हूं F इक्वल्स टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय, अब यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे ताकि बीच में इक्वल टू लगा सकूं। जैसे मैंने कहा कि तू जो भी खाता है मैं उसका दुगना खा लेता हूं, तो तूने 5 किलो खाया, मैंने कितना खाया, तुझे कैसे पता लगा, 2 का फैक्टर है ना बीच में। तो मैं तेरी और अपनी खाने वाली क्वांटिटी को कब इक्वल कर पाया, जब मैंने कोई कांस्टेंट ढूंढ लिया जो तेरे और मेरे को मैच करवाता है। वो कांस्टेंट क्या है, 2, समझा? ऐसे ही फोर्स और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर में वो कांस्टेंट कौन है, के, तभी तो बराबर हो पाए। और इसी के का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ, जैसे वो होता था ना जमा जमा अपॉन आर स्क्वायर, Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे क्या है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मास की जगह चार्ज है, G की जगह K है, बस। क्लियर है ये सारी बातें? ये एक्सपेरिमेंटल है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसकी कोई डेरिवेशन। एक्सपेरिमेंटल कैसे, हमने एक्सपेरिमेंट कर करके देखे, इनकी वैल्यू निकाली और फिर मजे में काम चल गया अपना। वैसे होता है ऐसे, अगर हल्का फुल्का सा बताऊं तुम्हें, तो मान लो जैसे ग्रेविटेशन में होता था, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी है। यहाँ पे ये कोई रोड ली, इसके इस एंड पे एक चार्ज है, इसके इस एंड पे एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ रखा, एक चार्ज यहाँ रखा, तो क्या अब इस पे टॉर्क लगेगी, ये घूमेगा, और इस पे फोर्स भी लगेगा, कपलिंग होगी, टॉर्क लगेगा, फोर्स भी लगेगा, तो मैं इसका टॉर्क भी निकालूंगा और फोर्स भी निकालूंगा और दो इक्वेशन बनाऊंगा और फिर कनेक्ट करूंगा, तो मेरे पास ये सब चीज आ जाएंगी। ठीक है? नहीं कोई काम की नहीं है, कभी कोई तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला इस चीज के बारे में, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है। हाँ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिए इसीलिए किए, तुम ना करो बार बार वही चीज, है ना? तो F कितना आया, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इस फोर्स के बारे में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को। जैसे पहली चीज, ये जो मैंने F लिखा है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इन दोनों पे डिपेंड करता है, किसी एक पे नहीं करता। जैसे मैंने बोला कि Q1 Q2 जो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, अगर ये F1 है, अगर ये F2 है, F2 कौन से वाला फोर्स है, किसने लगाया F2? मैं कह रहा हूं F2 फोर्स किसका है, F1 फोर्स किसका है, हाँ तू बता। Q2 का फोर्स है, तू बता। हाँ, F2 फोर्स किसका है, Q2 का। अच्छा, अपने आप को पकड़ के ऐसे उठा के देख, उठा पाएगा? ये खुद पे कैसे फोर्स लगा लेगा, किसका है ये फोर्स, Q1 ने किस पे लगाया, आई बात समझ? तो मुद्दा क्लियर है, Q1 ने, हाँ तो तुम ही टाइम लगा रहे हो, वरना अब तक तो सारी बातें बोल के आगे बढ़ जाते, काम की बात बताता। ये Q1 किस पे फोर्स लगा रहा है, तो Q2 पे लगने वाला फोर्स किसका है, Q2 का कि दूसरे का? अरे दूसरे का है, कोई अपने फोर्स कैसे लगा सकता है भाई, अपने फोर्स लगाएगा तो इंटरनल होगा, इंटरनल मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता, इतनी डिटेल में पढ़ाया हुआ है तुम्हें, फिर भी ऐसी हरकत कर रहे हो। अच्छा, ये F1 किसका फोर्स है, हाँ बस ऐसे मत याद रखना किसी ने F1 लगा दिया, अच्छा F1 है, Q1 है तो Q1 का है, ऐसे काम नहीं चलता। अच्छा, अब मैं यहां से तुम्हें जो जो बातें बताने वाला हूं वो ये है कि ये दोनों फोर्स डायरेक्शन वाइज तो होंगे अपोजिट, और मैग्नीट्यूड वाइज होंगे बराबर। वो तभी पॉसिबल है जब ये फोर्स म्यूचुअल हो, जब ये फोर्स म्यूचुअल हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता F1 बढ़ जाए और F2 बढ़ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता F1 बढ़ जाए और F2 सेम रह जाए। F1 जितना बढ़ा उतना ही, F2 जितना घटा उतना ही। ये बात समझ में आती है, पक्का? ठीक है, वही है बस। हाँ हाँ, दो अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए, दो डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए। क्या ये Q1 एक डिफरेंट बॉडी है, क्या ये Q2 एक डिफरेंट बॉडी है, तो ये क्या डिफरेंट बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो पहली लाइन क्लियर, दूसरी लाइन क्लियर, तीसरी लाइन क्लियर, क्या इन तीनों बातों से बोला जाता है कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, और अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर है तो अच्छी भाषा क्या है, ये तो बच्चों वाली है, ये कौन से फोर्सेज हैं, शाबाश। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर
रियल फोर्स। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब मैंने तुम्हें एक और चीज पढ़ाई थी एनएलएम में, अगर एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाए तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लो फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लो फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, क्या मेरा फोर्स फंक्शन है आर का? और ऐसे फोर्सेस कौन से फोर्स होते हैं? इसकी तीन होती है सेंट्रल फोर्स, एक तो इनवर्ड आउटवर्ड, सेंट्रल फोर्स इज आर की दूरी रेडियस के टू फंक्शन होने चाहिए, और एक तीसरा पार्शियल डेरिवेटिव। हाँ, पार्शियल डेरिवेटिव है ना, याद आया सेंट्रल फोर्स? अच्छा, और कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? हाँ, सेंट्रल फोर्स की एक प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव होना, और क्या खास बात है कि इनका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जो तूने बात बोली है उसको मैं बहुत बढ़िया लेवल पे रिलेट करता हूँ इधर। ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती थी रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड? सही बात है। ये कोई चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड लाइन ऐसे निकलती है, और अगर ये नेगेटिव है तो अंदर आती हुई फील्ड लाइन होगी। क्या ये फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड है? सही बात है। ऐसे ही तो ग्रेविटेशन होता था, फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड होती थी। यहीं पे अगर मैं नेगेटिव क्यू बना दूं तो ये रेडियली इनवर्ड हो जाएगी। कोई फर्क है दोनों में? यहां बॉडी हमेशा किसके लोंग गिरती थी? रेडियल डायरेक्शन के लोंग गिरती थी। जैसे इस मार्कर को गिराऊंगा तो ये सीधा गिरेगा, रेडियल डायरेक्शन में गिरेगा? रेडियल डायरेक्शन में गिरेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रेट से घटेगी। यहां क्या ख्याल है तुम्हारा? दूसरा चार्ज अगर कोई प्लस क्यू आया तो ये उसको कैसे अट्रैक्ट करेगा? इन लाइंस के अलोंग अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उस वाले की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रेट से घट रही होगी। ये वाला ना मैं तुझे दोबारा रिलेट करवाऊंगा फिर कभी जिंदगी में, अभी इनका 2 मिनट चलने दे बस, है ना, क्योंकि ये वाली बात अभी तेरे को समझ नहीं आएगी, 2 मिनट का सफर कर ले बस। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रेट से घटेगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रेट से घटेगी तो ये इसी लाइन के लॉन्ग फ्लो करेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा ये ऐसे आया या फिर सीधा आया? एनर्जी तो यहां से आ भी, यहां से आ भी उतनी ही घटी। तो यहां से प्रूफ हुआ कि ये कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है। या तो कोई परेशानी? अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ना मुझे देख कुछ कुछ बातें ऐसे पता लगी, ये Q1 ये Q2, अब तेरे को समझ में आना चालू हो जाएगा वापस। ये Q1 ये Q2 BC दूरी R, मुझे पता है लाइक चार्जेस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, तो क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? ये फुल प्रूफ बात है। क्या इन 3 बातों से पक्का हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चुका है वो? ठीक है। अब क्योंकि मेरे दिमाग में कीड़ा उछला तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, ये बोलते हैं F1, ये बोल देते हैं F2, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, और डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। क्या सारी बात फॉलो कर रहे हैं? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? क्यों? हाँ, इसीलिए समझ में आया मैंने क्यों पढ़ाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी लाइन ऑफ एक्शन के लोग लगते हैं जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करती है। तो ऐसा बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दोबारा बोल दो ये वाली बात। ठीक है, तूने नहीं बोला और कल तक भूल जाएगा। अगर रेस्पॉन्स नहीं देगा तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और नींद भी आएगी और ऐसा लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है। जब क्लास में थोड़ा इन्वॉल्व हो जाएगा, बोलना शुरू करेगा, रेस्पॉन्स देना शुरू करेगा, इंप्रूवमेंट देखियो खुद में। तरीका होता है ना पढ़ने का। देख बेशक तुम 3 बच्चे हो पर भैया दीदी की तरह मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं खुद भी पढ़ाऊं 1-2 जगह, उसके बाद से मेरा भरोसा ही उठ गया था। चुप रह गया ऐसे बैठ जाओगे मूर्तियों की तरह तो क्या फायदा फिर यार। तुझे पता है जूते पहन रखे हैं उसने, चप्पल भी नहीं पहनी। जूते तेज लगते हैं चप्पल से। अच्छा, ऐसे मैं तेरे से आप करके और पूरे मजे ले लूं तो
ये आप करने वाले ज्यादा आरामजादे होते हैं। नहीं ठीक है, तुम दोनों समझदार हो, लड़ना मत आपस में। यहाँ सुनो, अट्रैक्शन ऑन डिफरेंट बॉडीज ये सब भी लग गया, सारी बातें हो गई, लेकिन एक कंडीशन फेल होगी क्या, कि उस लाइन के लोग नहीं लगे जो दोनों को ज्वाइन कर रही थी, और यही तो मेरे को बताता है कि ये सेंट्रल फोर्स थे। तो क्या सेंट्रल फोर्स बोलना मैंडेटरी है? अगर कोई सेंट्रल फोर्स नहीं बोल रहा है तो फिर ये सारी कंडीशन वैलिड होने के बाद भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ये फोर्सेस ऐसे नहीं लग सकते। बात समझ में आती है? यहां तक कोई परेशानी? इससे जो जो फील्ड लाइन निकल सकती है उसके अलोंग लग सकते हैं फोर्सेस। हाँ, तो अगर यहां एक चार्ज होता तब तो काम आती है बात, बट इस वाले चार्ज पे यहां कैसे लग जाएगा फोर्स? समझ आया? मैं अगर m1 मास हूं तो m2 मास पे मैं लाइन ज्वाइनिंग दी टू मासेस के अलोंग ही फोर्स लगा सकता हूं। तुमने कभी देखा है ये रही अर्थ और ये रहा सन, और ये ऐसे फोर्स नहीं लगा रहे, ये ऐसे फोर्स लगा देते हैं और भाग जाते हैं, ऐसा कभी होता है? नहीं। तो इसीलिए ऐसे फोर्स नहीं लगते। सारी बातें क्लियर है यहां तक? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में अभी तुम्हारे क्या क्या ख्याल बन चुके हैं? ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, मतलब रियल फोर्स है, ठीक है। अच्छा, ये इट एक्ट्स along along the line joining the two charges, that is central forces। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स भी है, क्योंकि ये हमेशा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी घटने का रेट मैक्सिमम होता है। ये वाली बात तो भूल सकता है जो मैंने अभी बोली, ठीक है। इस वाली बात के लिए लगभग 17-18 घंटे खराब करने पड़ते हैं जिंदगी के, इसे से बता रहा हूँ। तो ये वाली बात स्किप कर सकता, कोई पूछेगा भी नहीं तेरे से, टेंशन मत ले। हाँ वही। तो अभी ऐसे 2 मिनट में नहीं बताई जा सकती ना ये बात, तो लेकिन हाँ तुम तो रिलेट कर पा रहे हो ना, ये वाली बात तुम्हारे लिए। और अगेन तुमसे सीबीएसई में कोई नहीं पूछेगा ये सब बातें कहाँ पूछी जाएंगी, मेंस जेई एडवांस, ये सब इन सब जगह यहाँ पे बातों का फायदा उठाया जाता है इन सब का। अच्छा, तो कलाम्स लॉ के बारे में अब हम 3 चीजें मुख्य रूप से जान गए, कंजर्वेटिव, रियल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी अभी दिखाया मैंने तेरे को, मैंने इसको एक्शन रिएक्शन पेयर बना दिया। हाँ, कंजर्वेटिव है तो सेंट्रल जरूर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं अलग पढ़ा रहा हूँ, सेंट्रल फोर्स के बारे में अलग बता रहा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में अलग बता रहा हूँ। सेंट्रल, समझ जैसे सेंट्रल फोर्स एक क्लास है फोर्स की, इसमें से कुछ फोर्स क्या बन पाते हैं, कुछ नहीं बन पाते। कोई दिक्कत? ऐसा सीखना ही गलत है, असलियत में बात यह है कुछ फोर्स कंजर्वेटिव हो जाते हैं, बट वो सेंट्रल हो पाए ना हो पाए उसकी कोई गारंटी नहीं, ये है, तभी तो बोल पाए ये इसकी प्रॉपर्टी है। नहीं, हाँ बिल्कुल, देखो मैं हाँ बोल दूंगा तो तुम्हारे पूरे सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सच में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर पता है दिक्कत कहाँ आएगी, जब तुम बड़ी क्लासेस में आओगे, कभी तुम एमएससी करने लग गए, कभी पीएचडी करने लग गए, वहां पे तुम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे होंगे, टेंसर क्वांटिटीज पढ़ रहे होंगे, वहां पे खेल बैठेगा कुछ, फिर वहां पे ये सब बातें आएंगी, फिर तुम रो जाओगे क्यों आदमी गलत पढ़ा रहा था 5 साल बाद। खैर कोई रोता नहीं है, मैंने आज तक ये नहीं देखा कि बच्चों को तुम 12वीं का ही कुछ गलत पढ़ा दो, बच्चा तब असर नहीं करता, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 12वीं आखिरी पढ़ रहा है, उसके बाद तो वो वैसे ही नहीं पढ़ेगा, काट ली उसने जेल जो काटनी थी। बट फिर भी मैं तो अपने हिसाब से पूरा फुल प्रूफ रहना चाहता हूँ ना, तो इसीलिए अभी मैं हाँ नहीं बोल रहा, बाकी हाँ अगर तुम्हारे पूरे सिलेबस की बात की जाए 12वीं तक, चाहे एडवांस की भी बात हो, तो हाँ मैं बोल सकता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स सेंट्रल फोर्स माने जाएंगे, ठीक है। अगर कोई सेंट्रल फोर्स हुआ तो कंजर्वेटिव है, हमारे सिलेबस में तो है, बट जैसे ही सिलेबस से बाहर निकलोगे आगे की फिजिक्स पढ़ोगे तो कह नहीं सकते, क्योंकि वहां पे बहुत सारे खेल चल जाते हैं। तो अब हमें ये कूलम्ब्स लॉ के बारे में चीजें पता लग गई, अब आते हैं के है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तुम 4 को भी जानते हो, पाई को भी जानते हो, एप्सिलॉन नॉट मैं लिख देता हूँ, मैं भूल गया, तुम अभी अभी 12वीं में आए हो। हाँ ठीक है, किसको? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, उल्टा सी बनाया, बीच में से ई बना दिया, फिर यहाँ 0 लगा दी, ये है एप्सिलॉन नॉट। वो तो जल्दी में बनाया इसलिए ऐसा बनाया, ठीक है। इसको ऐसे भी बना देता हूँ मैं,
ई के आगे नोट लगा हुआ देख लो, तो वो क्या बन जाता है? एप्सिलॉन नोट। पर किताबों में ऐसे छपा होता है, सिंबल इसका ये है, ठीक है। ग्रीक अल्फाबेट है, एप्सिलॉन नोट नाम है। पहले तुम ये परेशान थे कि भाई मैथ्स में नंबर क्यों आ रहे हैं, फिर तुम इसलिए परेशान हो मैथ्स में ऑपरेशन कहां से आ गए, जोड़ भाग तो चल रहा था, ये साला मल्टीप्लाई कौन लेके आया, है ना? मुश्किल होता है ना मल्टीप्लाई। फिर तुम्हें डिवीजन में और परेशानी हुई, फिर डिवीजन के थ्रू तुमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ ली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। फिर तुमने देखा ये तो भाषा बोल रहा है मैथ में, फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर तुम्हें यार ये तो एक्स वाई भी ले आया, एबीसीडी और मैथ्स का क्या लेना देना है। फिर तब भी बात नहीं, अब तुम्हारे पास भाषा भी है, एबीसीडी भी है, और नंबर भी है, ऑपरेशन भी है, टूल्स भी है, फिर ग्रीक अल्फाबेट भी है। हाँ वैल्यू है इसकी, इस पे बाद में बात करेंगे, पहले मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैथमेटिकली ये क्या निकल के आता है? 10⁻⁹। अब इसकी यूनिट निकालेंगे। क्या F बराबर के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है? क्या इसकी यूनिट कुलाम्ब है, इसकी भी यूनिट कुलाम्ब है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है, इसकी यूनिट क्या न्यूटन है? तो अगर तुमसे कोई K को निकालने को बोले तो K निकाल लोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम्ब स्क्वायर। ये सब तुम्हें करवाया हुआ है मैंने यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में 11वीं में ही, बट वो हरे बोर्ड की फोटो होनी भी तो चाहिए। और क्या, ये 2 बार पढ़ चुके हैं। हाँ ये आते थे, कोई नया बच्चा ऐड ऑन होता था, चलो वापस करो, ये पूरे कुछ चलो वापस होगा, आज कुछ नया नहीं पढ़ेंगे तो कुछ पूछेगा भी नहीं अगला। ये क्या आई? के की यूनिट आई, क्या ये के की यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम्ब स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या है? 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी यूनिट है। इसमें बताओ कोई दिक्कत? तो लगे आज इसकी डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। तो मैं क्या निकालने जा रहा हूँ अब? के की डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला न्यूटन का क्या होता है? ml t-2, ये कितना? एल स्क्वायर, और ये कितना? ए स्क्वायर टी स्क्वायर। भाई मेरा एक ही काम है, तुम्हें एक ही चीज वही बार बार कराना जो मैं करा चुका हूँ। कब तक? जब तक तुम हाथ ना जोड़ लो भैया आ गया, छोड़ दो, क्या करे भाई। अच्छा एल इंटू एल, ये ऊपर जाएगा तो टी की पावर, ए ऊपर जाएगा तो, अच्छा ए क्या है यहाँ पे? एम्पियर है ना, और यहाँ एम शुरुआत में ऐसा कैसे बेचारा चुपचाप कोने में बैठा हुआ है, किसकी डायमेंशन आ गई? के की। एम एल क्यूब टी की पावर -4 ए की पावर -2, ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होनी चाहिए, वैल्यू भी याद होनी चाहिए, यूनिट वैल्यू डायमेंशन तीनों याद होने चाहिए। ऐसे नहीं है वहां पे निकाल के बैठो, मौखिक मुंह जुबानी याद होना चाहिए, पूछे तुरंत लिख दो। हाँ अगर एक नंबर में आता वहां निकालने बैठोगे, बहुत ज्यादा होती है, 10⁻30 टाइम्स होती है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, इससे भी ज्यादा होती है, और 10⁻11 होता है, और यहाँ प्लस का 9 है, तो बहुत फर्क है, कितनी जीरो का फर्क है? 11 और -11 और 9 का डिफरेंस निकाल लो, तो 11 में 9 जोड़ लो, कितना आ गया? 19, 19 कह रहा हूँ 20, तो 10⁻20 के आसपास का फर्क है। हाँ उसका तो हमें पता ही नहीं आज तक, उसका कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है। नहीं पढ़ाई है, क्यों नहीं है, पढ़ पढ़ के पागल हो जाओगे तुम उसे। हाँ बारी में भी है, तुम्हें कभी लगे मुझे हमें देखना है कि बारी में क्या क्या है सिलेबस में, तो वो 14 वीडियो है, आराम से देखो, बढ़िया सब है उनमें, सब जितना मैंने उनमें पढ़ा दिया पूरे साल नहीं पढ़ पाओगे अगर कहीं और भी पढ़ो तो। अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो एक बच्चा पकड़ के रखो, पता करते रहो क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या पढ़ रहा है, उस वीडियो में से कुछ भी उठा के पूछ लेना, और वो जो तुमसे पूछे उस वीडियो में ढूंढ लेना, ना मिले तो बताना, ठीक है। और मात्र 14-15 वीडियो है, कोई 1.5 घंटे है, कोई 2.5 घंटे की है, ये है बारहवीं। वो तो तुम इस तरीके से पढ़ते हो इसलिए 1 साल की बनती है थोड़ी ना 1 साल की। अब बात करते हैं इसकी एप्सिलॉन नॉट की। कुछ नहीं पढ़ रखा था उन्होंने, बिल्कुल शुरुआत से बीज से उठाया, बिल्कुल जल की जमीन में अंदर हाथ देके उठाया, बिल्कुल शुरुआत देखियो कहां से करी है। हाँ तुम्हारी तरीके है बिल्कुल, बच्चा पढ़ा लिखा थोड़ा ना होता अब, मतलब तुम पढ़े लिखे हो पर तुम्हें बताया नहीं गया कि पढ़ते कैसे हैं और आगे जाके कितनी मेहनत करनी पड़ती है, या फिर तरीका क्या होना चाहिए ज्यादा पढ़ने का। तो मैं डायरेक्ट कॉम्पिटेटिव ना पढ़ा दूं तुम्हें, अगर तुम वो पढ़ के आ जाओ तो मेरे तो भला कर दोगे तुम, तुम्हें तो बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का।
ये सब बातें करते जो बोर हो रहा हूँ मैं, बार-बार सोच रहा हूँ कि वो करा दूँ, फिर मेरे दिमाग में आ रहा है कि नहीं अभी लायक नहीं हुए। भाई जिंदगी में ये दिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 5-10 मिनट यूनिट डायमेंशन पढ़ाऊंगा पारी में। अगर हो पाए तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें बहुत सही करा दूंगा आगे तक का, फिर तुम्हारा लेवल वो होगा कि मास्टर घबराएगा तुमसे। हाँ अभी तो खाली हो तुम, आराम से देख के आओ, फिर मैं जोश में नहीं आएगा। क्या पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, और नंबर एक डाल रखी है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 एनसीईआरटी के ऑर्डर में डाल रखी है। इंट्रोडक्शन कुछ नहीं है, 2-2.5 घंटे में सब खत्म है, एक चैप्टर चलनी 2-2.5 घंटे में पूरा खत्म, वो भी डिटेल में। जैसे मैंने तुम्हें वे पढ़ाई, 2 क्लास लगा के तुम्हें वे, वो तुम्हारे 11th क्लास का वे पढ़ाया मैंने, उसमें किस चीज का लॉजिक नहीं ढूंढा हमने, एनसीईआरटी में लिखे भी नहीं थे, वो भी लॉजिक पढ़े, और पेपर से पहले दिन करे वो हमने, 2 क्लास में खत्म। ये लग तो नहीं रहा तुम दोनों में से अच्छा क्या होगा किसी का, देखो खुद ही नहीं देख के आए गए। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, इसकी बहुत ही आसान भाषा बताऊंगा। ये वो फैक्टर है जिससे फोर्स किसी मीडियम में घट जाता है। इसी लाइन को 4-5 बार बोलो और समझो, अपने आप समझ आ जाएगी। वो फैक्टर जिससे किसी मीडियम में फोर्स घट जाता है, किसी मीडियम में फोर्स घट जाता है, वो फैक्टर है जिससे किसी मीडियम में फोर्स घट जाता है। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर तुम हवा में दौड़ो और तुम पानी में दौड़ो, कहाँ तेज दौड़ पाओगे? ताकत तो बराबर लगाई है, जितनी थी तुमने पूरी लगाई, दिख रही है पीछे से निकलती ताकत, ताकत पूरी लगाई है हवा में भी और पानी में भी। मुश्किल कहाँ हुआ दौड़ना तुम्हें? कैसे पता? पानी में रोक रहा है, तो मेरा फोर्स घटा दिया ना पानी ने। क्या मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाने वाला फोर्स बदला मैंने? मैं तो पानी में भी उतना ही लगा रहा था, हवा में भी मेरा लगाने वाला फोर्स सेम है, बट पानी ने मेरे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से एफ रिजल्टेंट घट गया। समझो इस बात को क्या कहना चाह रहा हूं। अब बताओ, क्या मेरे फोर्स में कोई बदलाव आया? क्या पानी के फोर्स में कोई बदलाव आया? क्या नेट फोर्स में बदलाव आया? सीख गए तुम। और अब जो तुम बात सीखे हो वो ऐसी बात सीखे हो कि तुम बाद में पता लगेगा तुम्हें क्या बात सीखे हो। पता लगता रहेगा, स्कूल स्कूल जाना, 1-2 महीने काटो, फिर पता लगेगा क्या सीखा तुमने। तो अब परमिटिविटी समझो, 2 चार्ज थे, उनके बीच में F1 फोर्स लगा, उसको पानी में डुबो दिया दोनों चार्ज को। क्या मीडियम बदल दिया मैंने? मैं वैक्यूम से कहां ले आया? पानी में। अब क्या इन दोनों के बीच का फोर्स घटा? नहीं। दोबारा पूछता हूं, मैं जो पानी पे फोर्स लगा रहा था, या फिर मैं जो हवा में फोर्स लगा रहा था, मैं जो फोर्स लगा रहा था अपने कर्तव्य अनुसार, क्या वो बदला? ये दो एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो बदला? नहीं। जो पानी इस पे फोर्स लगाएगा चार्जेस पे, वो बदलेगा? नहीं। क्या दोनों का नेट फोर्स बदलेगा? और वो जो नेट फोर्स बदला है वो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। जिस फैक्टर से वो घटा है, आधा हुआ है पहले के मुकाबले, 1/4 हुआ है पहले के मुकाबले, 1/10 हुआ है पहले के मुकाबले, 1/10 होना, 1/3 होना, ये सब क्या है? इतने फैक्टर से घट जाना। समझो एक बार इसको, क्या बोला? ये शैली गर्ग किसके घर से है? ले एक बार उठा के बात कर ले। यहां तक सारी बात समझ आई? तो अब एक बार और, आखिरी बार और बताओ मेरे को, मेरा लगाने वाला फोर्स क्या बदला? अभी 5-10 मिनट, हाँ 5-10 मिनट। नहीं, शुरू में तो तुम्हारे घर वाले भी करते थे कि बच्चा हो गया किडनैप, तो फोन करते थे कि भाई साहब अगर आपने किडनैप किया है तो अब छोड़ना मत, हमारे हमारे कालजे को ठंडक मिल जाएगी। तो कालजे को कलेश कम हो गए। हाँ, तो मेरे थ्रू लगाने वाला फोर्स कम नहीं हुआ, पानी ने जो फोर्स लगाया वो भी कम नहीं हुआ, बट जो दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं वो घट गया। क्यों? क्योंकि एफ नेट किन के रिजल्टेंट से आया? 2 अपोजिट वाले फोर्स से आया, तो पक्की बात है घट के आएगा। ऐसे ही मैंने ये चार्ज लिया Q1,
ये चार्ज लिया Q2, ये कितना फोर्स लगा रहा था Q2 पे F, ये कितना लगा रहा था Q2 Q1 पे F, इसमें कोई दिक्कत? अब इसको मैंने पानी में डुबो दिया, इसको छोटा करो पहले, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने। ये देखने में मजा आ रहा है तुझे, है? नीला कर दो, पीला कर दो, मेहंदी रंग पूरे दो इस पे, हैं? ये आसपास क्या है? पानी, ठीक है। अब बताओ मेरे को, Q1 ने Q2 पे कोई फोर्स लगाया, पहले कितना लगा रहा था Q1 Q2 पे फोर्स, अब कितना लगाएगा? Q2 Q1 पे कितना लगाएगा? पहले कितना लगा रहा था? कोई बदलाव नहीं आया इसमें, बट अब बीच में मीडियम है पानी, वो पानी भी तो चार्ज पे फोर्स लगाएगा, पानी भी चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अब पानी चार्ज पे कैसे फोर्स लगाएगा? मान लो पानी इस चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, कैसा फोर्स लगाता है? तो यहां H2O मॉलिक्यूल है कोई, उस H2O मॉलिक्यूल ने इस पे अपनी तरफ ऐसे फोर्स लगाया, इस पे अपनी तरफ ऐसे फोर्स लगाया, ये किसने लगाया? पानी ने, तो मीडियम बोल दो इसको, कोई दिक्कत? तो पानी ने जो फोर्स लगाया वो नहीं बदला, चार्ज जो फोर्स लगा रहे थे वो नहीं बदला, बदला क्या? इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि अब जो एफ नेट आएगा वो एफ नेट किसके बराबर आएगा? एफ माइनस एफ एम। आप समझे ये वाली बात? पक्का? ठीक है। ये पानी का जो मीडियम था, अब परमिटिविटी भी कैसे कैसे होती है, क्या मैंने तुम्हें परमिटिविटी ये तो समझा पाया कि ये वो फैक्टर है जिससे फोर्स घटता है किसी मीडियम में, ये वो फैक्टर है जिससे फोर्स घटता है किसी मीडियम में। तो अब मैं छोटा सा अगर तुमसे सवाल पूछूं, मैंने कहा कि मेरा फोर्स 160 न्यूटन लग रहा था हवा में, इसको मैंने एक एप्सिलॉन एम में इमर्स कर दिया, इमर्स्ड इन, या फिर एप्सिलॉन आर में इमर्स कर दिया, अभी बताऊंगा एप्सिलॉन आर क्या है, जो है 80 के बराबर, किसके बराबर? 80 के बराबर। तो अब बताओ अब फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा? कितना? 160 बटा, क्योंकि यही तो वो फैक्टर है जिससे फोर्स घट जाता है, तो अब कितना हो चुका है? कितना घटा? 80 गुना कम हो गया। समझ आया? अब मैं तुम्हें थोड़ा और डिफरेंट फ्लेवर के साथ समझाता हूं। ये जो एप्सिलॉन नोट है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी लिखा हुआ है, मैं फ्री स्पेस लिखूंगा सीधा, ऐसे ही एप्सिलॉन एम क्या लिखा जाएगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या परमिटिविटी खुद लगा लोगे? क्या लिखा है मैंने एप्सिलॉन एम? मीडियम की परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फिर मैंने लिखा है एप्सिलॉन आर, ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव। ये बात समझ आई? अब मुझे बताओ, जैसे कुछ कुछ तुमने अगर छोटी क्लास में पढ़ा हो, मुझे चीजें परसेंट में क्यों बतानी चाहिए? क्या फायदा है परसेंट में बताने का? कंपेयर अच्छा हो जाता है, मुझे कम क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, और रिलेट करता है, बिल्कुल रिलेट करता है। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि मेरे को 10,000 रुपए का फायदा हुआ, और अंबानी को 5 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, किसका फायदा ज्यादा है? अंबानी का। अब मैं बताता हूं, मैंने 500 रुपए इन्वेस्ट किए थे, अंबानी ने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, बताओ किसको ज्यादा फायदा हुआ? क्या मुझे एक्स्ट्रा डेटा की जरूरत पड़ी? बट अगर मैं ये सब हटा के ये बोल देता कि मुझे 10% का फायदा हुआ है, अंबानी को 5% का फायदा हुआ है, तो मैं 1 सेकंड में बता देता मेरे को ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि अगर मैंने 10 रुपए लगाए हो तो मेरे को 1 रुपए का मुनाफा होता, और वहीं पे उसको 5 रुपए लगाने पे 1 मुनाफा होता। समझ गए? तो क्या परसेंटेज ने मेरा काम आसान कर दिया? मैं रिलेट कर पा रहा हूं? क्या मुझे अब ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत? वही काम मेरा एप्सिलॉन आर करता है। ये हमेशा फ्री स्पेस के रिलेटिव में तुम्हें मीडियम की बताता है, फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में मीडियम की बताता है। ये वाली बात क्लियर है? तो मेरे लिए सबसे काम की चीज क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आया? पक्का? ठीक है। ये एप्सिलॉन आर किसके बराबर है? एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन नोट। यहां से एप्सिलॉन एम किसके बराबर आ जाएगा? एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नोट। अगेन ये सारी बातें, एप्सिलॉन एम क्या है और आर और नोट, फ्री स्पेस या वैक्यूम, फ्री स्पेस या, एक ही बात है। यहां तक सारी बातें क्लियर है? पक्का? अब मैं तुम्हारे सामने फोर्स लिखने जा रहा हूं, असलियत में कूलम्ब्स लॉ ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब समझना मैंने क्या किया है,
मीडियम कुछ भी हो सकता है। अगर तुम ये लिखते हो और तुमने एक फोर्स की इक्वेशन ऊपर लिखी, इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन ज्यादा जनरलाइज्ड है? नीचे वाली। देख ऊपर वाली, सॉरी 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 सॉरी, वो सही है, ऊपर वाली ज्यादा जनरलाइज्ड है। अरे मैं बता रहा हूँ रिलेटिव नहीं है, उसमें मीडियम है। अब समझो ध्यान से, ये किसका फोर्स बता रहा है? सिर्फ और सिर्फ वो फोर्स बता रहा है जो वैक्यूम में लगेगा। और ऊपर वाला इस मीडियम की वैल्यू रखते रहो, सबकी बता देगा, वैक्यूम का भी बता देगा। एप्सिलॉन एम को क्या रख दो, मीडियम क्या कर दो, वैक्यूम, तो अपने आप एप्सिलॉन नॉट आएगा। फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन एम ही तो एप्सिलॉन नॉट बनता है। लो बताओ यहां तक कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है? तो ये ज्यादा जनरलाइज्ड है, ये मीडियम भी काउंट करके दे रहा है तुम्हें। समझ आया? यहां तक कोई परेशानी? ठीक है। इस एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हो और हम? ये मैंने फॉर वैक्यूम लिखा है, इस डब्बे को रट मत लेना आंख बंद करके। हाँ, असलियत में क्या होता है एप्सिलॉन एम? अब ध्यान से देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं वैक्यूम से वैक्यूम में ही चला गया, तो मेरे को बताओ मेरा एप्सिलॉन आर तो बना जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ही तो एप्सिलॉन एम बनेगा। ऐसे ये बराबर हुआ है, हमेशा बराबर नहीं है। ऐसे ही कल को वो पानी में फेंक दे, काम करेगा? ऊपर वाला काम करेगा? वो पानी के लिए भी काम कर रहा हो, वैक्यूम के लिए भी काम कर रहा हो, माइका के लिए भी काम करेगा, वो हर जगह काम करेगा। आई बात समझ? अब इन दोनों से भी बेटर वर्जन लिखवाता हूं, जो सारी कहानी तुम्हें पिरो के दे देगा। इस एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हैं? इतना तो तुमने पढ़ ही रखा है, पढ़ रखा है ना? ये मान लो ये तुम्हारा एफ नेट, ये क्या है? तो एफ नेट किसके बराबर लिखा गया? जो तुम्हारा ये पुराने वाला फोर्स था, किसमें? वैक्यूम में। अपॉन में ये क्या है? मैंने अभी तुम्हें यही पढ़ाया कि ये वो फैक्टर है जिससे फोर्स घट जाता है। देखो नीचे आ रहा है, वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था या एयर में जो फोर्स लग रहा था किसी मीडियम में, किस फैक्टर से घटता है? एप्सिलॉन आर से घटता है। एप्सिलॉन आर वो फैक्टर है इन तीनों में से जिससे फोर्स घटता है। तो मैंने जो तुम्हें डेफिनेशन पढ़ाई वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की नहीं पढ़ाई, किसकी पढ़ाई? परमिटिविटी की पढ़ाई। अब उसमें सामने तुम फ्री स्पेस लगाओ, मीडियम लगाओ, रिलेटिव लगाओ, उसमें सबसे ज्यादा काम की चीज कौन है? रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी रिलेटिव परमिटिविटी के कई नाम है। इसको क्या क्या बोल सकते हैं हम? एक तो इसका नाम हो गया रिलेटिव परमिटिविटी, दूसरा क्या नाम हो गया इसका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब इसके ही नाम है। यहां तक कोई परेशानी? पक्का? तो ये वो फैक्टर है जिससे फोर्स घट जाता है। बिल्कुल। अब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को बताना। हाँ, और हमेशा रिलेटिव एप्सिलॉन आर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में दूसरे को बताता है, किसी दूसरे को वैक्यूम के रेस्पेक्ट में नहीं बताता। हाँ, अगर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में वो दूसरे को बता रहा है तो एप्सिलॉन नॉट हमेशा कहाँ आएगा? नीचे। और ऊपर क्या आएगा? मीडियम का, क्योंकि वैक्यूम से तो रिलेट करेंगे ना। तो रेफरेंस क्या बनाया हमने रिलेटिंग का? वैक्यूम। क्लियर है? अभी तक कुछ भी नहीं रटवाया मैंने, सारी बातें समझा के करी है। अब ये मेरा एफ नेट एफ माइनस एफ एम है। एफ एम बदला नहीं, एफ बदला नहीं, एफ नेट बदला, हाँ घटा। क्या मेरा एफ नेट डिक्रीज हो गया? इस केस में एफ ही एफ नेट था, लेकिन क्या इस केस में एफ नेट एफ एम नहीं? क्या घटा है वो? कितना घट गया? एफ एम घट गया। कौन? एफ नेट एफ एम घट गया। आई बात समझ? तो अब मेरे को बताओ ये एफ किसके बराबर है? ये एफ किसके बराबर है? ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बीच की दूरी तो नहीं बदली इनकी, वही है। अच्छा, माइनस एफ एम, और ये किस फैक्टर से घट गया? एप्सिलॉन आर। तो ये क्या लिखा जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये समझ में आया एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन एम आना था, एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होता है। तो इतना तो मेरा यही है, समझ में आया? तो मैं इधर वाले फोर्स को क्या लिख सकता हूं? एफ बाय एप्सिलॉन आर। उधर क्या लिखा हुआ है? एफ माइनस एफ एम। समझे? अगर मुझे निकालना है कि मीडियम कितना फोर्स लगा रहा था, अकेला मीडियम कितना फोर्स लगा रहा था, तो वो क्या लिखा जाएगा? एफ एम को इधर लाओ और एफ माइनस एफ बाय एप्सिलॉन आर कर दो।
तो F कॉमन आ गया, ये क्या आ गया 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, मीडियम इतना फोर्स लगाता है। तो मैंने तुम्हें देखो कितनी सारी चीजें पढ़ा दी। मैंने ये भी पढ़ा दिया मीडियम कितना फोर्स लगाता है, मैंने ये भी पढ़ा दिया किस फैक्टर से फोर्स घट जाता है अगर मीडियम चेंज होता है, मैंने ये भी पढ़ा दिया फ्री स्पेस में कितना था और ये कैसे आपस में काम कर रहे हैं वो सारी चीजें बता दी। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? पक्की बात है। अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं, सीबीएसई पूछ लेता है थोड़े थोड़े, तो थोड़े थोड़े हाथ पैर बाहर मारता है। और अगेन अगर मैं तुम्हें सीबीएसई भी पढ़ा रहा हूं तो मैं उस लेवल की तैयारी करवाऊंगा कि अगर पेपर बाहर से भी बन के आता है और सारे समझ समाज के बालक अगर रोते हुए आते हो तो तुम हंसते हुए आओ, पेपर बढ़िया है। उसके लिए तुम्हें कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। मैं अगर थोड़ा बहुत फालतू ही पढ़ा रहा हूं, पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारी भले की बात है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो? सारी बातें क्लियर? ठीक है, जितना अभी पढ़ा है उतना अगली क्लास में पढ़ के आना, दोबारा मत पढ़ना ये सब। वीडियो देख के आओ, कुछ भी करो, जो मैंने पढ़ा दिया वो दोबारा पूछ लो, मैं बता दूंगा, मना नहीं करूंगा, पर टाइम तुम्हारी खराब होगा। बाकी बेटर ये है जो भी तुम्हें पीडीएफ मिलती है उसको घर जाती रिवाइज करो, पढ़ो और अपने हाथ से उसके नोट्स बना लो एक छोटे से पेज पे। और नोट्स बड़े मत बनाओ, नोट्स वो बनाओ जो तुम्हें लगता है तुम्हें याद नहीं है। नोट्स वो अच्छे नहीं होते जिसमें सब लिखा होता है, नोट्स वो अच्छे होते हैं जिसमें तुम्हें ये पता है कि मुझे क्या क्या भूल सकता हूं वो लिखा हो। 1 सेकंड में रिवाइज होते हैं बाद में। बड़े नोट्स बनाओगे तो तुम्हें पढ़ने में दिक्कत आएगी, बाद में सब पढ़ना पड़ेगा। कुछ तो बातें ऐसी होती होंगी जो दिमाग में तुम्हें पक्का पता है 100%, ये तो मरते दम तक नहीं भूलेंगे, तो वो भी लिखोगे क्या कागज पे? कागज पे सिर्फ क्या लिखना चाहिए जिसकी हमें थोड़ा सा डाउट हो कि ये शायद हमें बाद में याद नहीं रहेगा, सिर्फ वो चीजें लिखो। तो जैसे ये चैप्टर 1 महीने का है तो अच्छा 2.5-3 पेज में तुम्हारे नोट्स खत्म हो जाने चाहिए, छोटे छोटे लिखो, सेक्शन बना बना के एक ही पेज पे छोटा छोटा लिखो। फायदा क्या है, एक पेज में ज्यादा कंटेंट आएगा तो तुम्हारी नजर तेज दौड़ेगी और बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे। ये सब बातें अभी से इंप्लीमेंट करोगे ना तो बहुत फायदा हो जाएगा, वरना लास्ट में 1 महीने में तुम वही कर रहे होगे जो मैं बोलूंगा, पर तब तुम प्रेशर और टेंशन के साथ कर रहे होगे, अभी तुम मजे में कर रहे होंगे। तो फर्क है दोनों टाइम में। संडे को तुम्हारी क्विज क्लास रख दूं, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया वो सब पूछूंगा। सही है। हाँ तो 1 घंटा तुम्हारा